हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दृष्टि फॉर ऑल एग्जाम में। जैसा कि आपको पता है कि हम यूपी पीसीएस और यूपी पीसीएस आरओ की तैयारी में आपके आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अब तक 16 क्लास कर ली है अपनी। और हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है वो ज्योग्राफी है। इसमें हमने भारत का भूगोल शुरू किया था। भारत का भूगोल लगभग ख़त्म हो गया है, तो एक दो चैप्टर आपके बचे हुए हैं, जिसमें हमारा अभी जो चल रहा है वो नदियाँ चल रही हैं। और इसमें हमने 2 क्लास अब तक कर ली हैं और तीसरी यानी 17वीं क्लास आपकी जो इंडियन ज्योग्राफी की है, जिसमें हम नदियाँ पढ़ रहे हैं। इसमें भारतीय दक्षिण भारत की यानी प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ बची हुई थी, जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में बताया था। तो इस क्लास में हम दक्षिण भारत की सारी नदियाँ करने वाले हैं और वो किस तरीके से डिफाइंड हैं, कैसे होती हैं, कहाँ से उद्गम होता है और कहाँ पे वो जाके गिरती हैं, उन पे कौन से डैम बने हुए हैं, उन सब की चर्चा आज करने वाले हैं। तो आप इस क्लास को देखिए, और इससे पहले आपने नदियों वाली क्लास नहीं देखी है तो आप पुरानी क्लास देखें, उसके बाद इसको अच्छे से समझ पाएंगे। इसके साथ ही और बाकी क्लासेस और कॉन्सेप्ट जो इंडियन ज्योग्राफी के हैं सारे, चाहे वो क्लाइमेट हो, चाहे उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात हो, तो वो सारी आपको वहाँ पे मिलेंगी पुरानी क्लासेस में। बढ़िया क्लासें हैं, आप देख लीजिएगा। क्योंकि इसके अलावा आपको ज्योग्राफी के लिए जो है कुछ नहीं करना पड़ेगा। एक पूर्वावलोकन जब हम करवाएंगे, या तो आप खुद से पढ़ लें तो वही करना है। उसमें से अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चन अलग हैं तो वो भी आपको करवाए जाएंगे। बाकी आपको कोई भी क्वेश्चन अगर अगर 20 क्वेश्चन आते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 18 से 19 क्वेश्चन आप आराम से लगा लेंगे किसी भी एग्जाम, चाहे पीसीएस का हो या आरओ का हो। तो इस बात की मैं आपको वो गारंटी दे सकता हूँ कि आप अच्छे से चीज़ें सीख सकते हैं। तो इसी उम्मीद से हम आपको सारी चीज़ें जो हो सकती हैं पॉसिबिलिटीज़, वो सारी चीज़ें करा रहे हैं। पॉइंट टू पॉइंट करा रहे हैं। इसमें कोई आपको पैराग्राफ नहीं लिखाया जाता, कुछ ऐसी बड़ी बड़ी बातें नहीं लिखाई जा रही, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट जो आपका क्वेश्चन होगा उसका सीधा आंसर जो मिल सकता है उसके बारे में बात होती है। तो चलिए इसी में शुरू करते हैं अपनी दक्षिण भारत की नदियाँ, और देखते हैं कि किस तरीके से हम उसको जान सकते हैं, कौन सी नदियाँ हैं और क्या क्या हमको उसमें पढ़ना है। तो पहली मैं लिखता हूँ प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो आपकी जो है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, ये आपको ध्यान रखना है कि इससे पहले वाली नदियाँ समझ लीजिएगा, इसके बाद जो है ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, अब इसमें हम 2 तरीके से इनको पढ़ने वाले हैं। वो कौन से 2 तरीके हैं? तो आपको 2 तरीके का मतलब 2 तरीकों में, 2 प्रकार में ये विभाजित हैं। एक तो वो नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं, यानी अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरी नदियाँ जो हैं आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 2 तरीके की नदियाँ हैं, जो एक तो अरब सागर में गिर रही हैं और एक आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। जैसे मैं अगर मैप बनाऊँ, तो जैसे ये आपका मैप है और दक्षिण भारत की पढ़ रहे हैं, तो इस तरीके से मैं बनाता हूँ। तो कुछ नदियाँ आपको ऐसे मिलेंगी गिरती हुई, ये आपका अरब सागर है, इसके बारे में मैंने अगर बात करूँगा आगे और की भी है पुरानी क्लासों में। तो कुछ नदियाँ इस तरीके की हैं और कुछ नदियाँ इस तरीके की हैं, तो उन दोनों को हम पढ़ेंगे। ये बंगाल की खाड़ी है इधर, तो इस तरीके से हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोनों तरीके की पढ़ेंगे, कौन सी अरब सागर में गिरती हैं और कौन सी आपकी बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो अब मैं आपको मैप के जरिए बताऊंगा, इसमें कुछ एग्जाम्पल लिखवा देता हूँ, उसके बाद हम चर्चा करेंगे कौन सी नदियों को पढ़ने वाले हैं। जैसे हम अरब सागर में गिरने वाली नदियों में पढ़ेंगे अच्छे से, माही नदी को समझेंगे, हम साबरमती नदी को जानेंगे, साबरमती को जानेंगे, हम नर्मदा को जानेंगे, हम ताप्ती को जानेंगे। इस तरीके की नदियाँ हैं कुछ, हम उनको जानने वाले हैं। मांडवी को जानेंगे, फिर उसके बाद एक ज्वारी नदी होती है उसको जानेंगे, इसके बाद एक शरावती नदी होती है उसको समझेंगे, और फिर उसके बाद एक और नदी है आपकी बराही नदी, जिस पर कुंचीकुल जलप्रपात है। शरावती पे आपका जो है जो गरसोप्पा जलप्रपात है, उस सब के बारे में हम बात करेंगे एक वन बाई वन। तो पेरियार, इस तरीके की नदियाँ आपको पढ़ाई जाएंगी जो वेस्टर्न यानी अरब सागर में गिरती हैं। इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कुछ नदियों के बारे में मैं आपको बता दूं, जैसे स्वर्ण रेखा नदी, इसके बारे में जानेंगे। महानदी, इसके बारे में जानेंगे। फिर ब्राह्मणी नदी है, तो ब्राह्मणी नदी के बारे में जानेंगे। और इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए जैसे पेन्नार या गोदावरी या आपकी कृष्णा, और ये आपकी इस तरीके से आगे बढ़ते हुए एक कावेरी है उसके बारे में जानेंगे। और फिर लास्ट में जो दक्षिणतम नदी है ताम्रपर्णी, उसको जानेंगे। तो इस तरीके की कुछ नदियाँ हम जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए मैप के जरिए मैं आपको एक मैप बनाता हूँ, उसमें आपको सारी नदियाँ पहले दिखाता हूँ, उसके हिसाब से आप समझ जाएंगे कि हाँ चलो ठीक है, हमको इस तरीके से चीज़ें करनी है। तो ये मैं मैप बनाता हूँ, वैसे ही आप एक मैप बनाइए। तो ये इस तरीके से एक मैप है। तो ये हो गया आपका मैप, यानी दक्षिण भारत का मैप है, इस तरीके से आप बनाएं।
और इसमें कैसे कैसे हम पढ़ने वाले हैं, कौन सी नदियाँ पढ़ेंगे, वो सब हम जानने वाले हैं। तो एक नदी हम, जैसे आपको पता है कि यहाँ पे अरावली पर्वत की श्रेणियाँ हैं, यहाँ पे विंध्यन की श्रेणियाँ हैं, विंध्याचल पर्वत की। तो अब इनके बारे में क्या है, जो जो नदियाँ हैं उनके बारे में बताता हूँ। एक यहाँ पे मैंने आपको बताया था स्नैक हिल, यानी कि नाग पहाड़ियाँ बताई थी अरावली पर्वत में, और यहाँ अरावली पर्वत से एक नदी निकलती है और इसका नाम मैंने आपको बताया था लूनी रिवर। तो इसको हम जानेंगे पहली। फिर यहाँ से एक नदी निकलती है आपकी, और ये आपकी ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ये कौन सा है, तो खंबात की खाड़ी है, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या है, खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। तो इसमें जाके गिरती है, और इस नदी का क्या नाम है आपका, तो इसका नाम है साबरमती। इसी पे आपका जो है गांधी जी ने साबरमती आश्रम बनाया था, तो आप हिस्ट्री में पढ़ते होंगे। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, और यहाँ ये विंध्याचल पहाड़ियाँ है, इससे एक नदी निकलती है माही नदी, और वो भी इसमें गिरती है। तो इसका क्या नाम है, माही रिवर, माही नदी। तो ये माही नदी है, आप सभी जानते हैं इसके बारे में कि ये जो कर्क रेखा है उसको 2 बार काटती है, जिसके बारे में हमने अपनी पुरानी क्लासेस में बात की हुई है। फिर यहाँ पे जो है एक और पर्वतमाला है जिसको आप सभी जानते होंगे, एक और पर्वतमाला है जिसका क्या नाम है, सतपुड़ा। तो ये विंध्याचल हो गई, ये सतपुड़ा हो गई, इसके बारे में हमने चर्चा की है। ये आपकी सतपुड़ा है। तो यहाँ से एक रिवर निकलती है इस तरफ से, और यहाँ से बहती हुई जाती है आपकी खंबात की खाड़ी में। ये आपकी कौन सी है, तो ये आपकी रिवर है नर्मदा रिवर। ये इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और फिर एक रिवर निकलती है इधर से, और वो इस तरीके से इधर गिरती है, तो इसका क्या नाम है, तो ये आपकी ताप्ती रिवर है। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे सारी कहानी क्या क्या है। अब अच्छे से सबको समझने वाले हैं, तो आप इसको अच्छे से देखिए। फिर हम इधर से शुरू कर लेते हैं, और इधर से हमारी जो शुरुआत होगी वो आपकी स्वर्णरेखा नदी से होगी, क्योंकि इससे पहले जो नदियाँ हैं जैसे हुगली रिवर है और दामोदर रिवर है, इनके बारे में हमने पढ़ लिया है। तो हुगली रिवर हमने जान ली है और दामोदर जान ली है। इसके बाद जो रिवर आती है वो स्वर्णरेखा है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। ये आपकी स्वर्णरेखा रिवर है। इसके आगे बढ़ते हैं जब आपके, तो आपको एक और रिवर देखने को मिलती है, और वो रिवर कौन सी है, तो वो आपकी ब्राह्मणी रिवर है। तो हम यहाँ पे आपकी ब्राह्मणी रिवर होती है। उसके आगे फिर से बढ़ेंगे तो एक और रिवर देखने को मिलेगी आपको इस तरीके से। तो एक और रिवर है, इसका क्या नाम है, सभी जान रहे हैं कि महानदी, ये वाली हो जाती है। इसके बारे सबके बारे में अच्छे से जानेंगे। अभी आप एक मैप बना लीजिए, जिससे आपको एक आइडिया लगता रहेगा कि कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं। फिर एक महाराष्ट्र से होते हुए एक रिवर आती है, और इधर जाके गिरती है गोदावरी। इसका क्या नाम है, गोदावरी। इन सब का मैप और अच्छे से बनाया जाएगा सिंगल सिंगल, अभी आप एक मोटा मोटा समझिए। फिर एक निकलती है और आती है और गिरती है, उसका क्या नाम है, तो ये आपकी कृष्णा, तो कृष्णा नदी है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो फिर एक नदी आपकी गिरती है, इधर जाती है और यहाँ पे आती है। ये नदी कौन सी है, तो आपकी पेन्नार नदी है। इसका क्या नाम है, तो पेन्नार। ये आपकी कौन सी है, तो पेन्नार रिवर है। तो इस तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं। फिर इसी के आगे एक और नदी मिलेगी आपको। तो यहाँ से शुरू होती है वो, और यहाँ से शुरू होती है, वही गिरती है यहाँ, और यहाँ पे एक झील बनाती है, जिसके बारे में आपने सभी ने जानते होंगे सभी। इसका क्या नाम है, तो ये पुलिकट झील है। ये पुलिकट झील है, और पुलिकट झील आप सभी को पता है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है, तो दोनों देशों के अंतर्गत आती है। और इसमें एक रिवर जाके मिलती है, उसका क्या नाम है, सुवर्णमुखी। तो ये सुवर्णमुखी है, और वो ऊपर जो है स्वर्ण रेखा है। तो दोनों में आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। आगे देखें तो और एक रिवर है, जो ये और इम्पोर्टेंट रिवर है, वो इस तरीके से जाती है, और ये जो है इधर डेल्टा बनाती है, कावेरी डेल्टा। इस रिवर का क्या नाम है, तो ये रिवर है आपकी कावेरी। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, और आगे और एक दो नदी और बनाते हैं, और फिर उसके बाद हम एक एक करके सबको समझेंगे। तो यहाँ से जो है एक और रिवर जाती है, और यहाँ पे रिवर फिल होती है। और ये नदी कौन सी है, तो ये नदी है आपकी बैगई नदी। बैगई नदी। अगर कहता है कि दक्षिण भारत की नदी कौन सी है, और ये दे रखा है बैगई, तो आप इसको लगाइए। अगर उसमें ताम्रपर्णी दे रखा है, अगर उसमें ताम्रपर्णी जैसे इस तरीके से एक नदी आती है और ये निकलती है, तो ये रिवर कौन सी है आपकी, ये ताम्रपर्णी है। अगर ये विकल्प में है तो ये आपकी दक्षिणतम नदी मानी जाएगी। और अगर ये नहीं है तो बैगई नदी अक्सर पूछी जाती रही है कि दक्षिण भारत की नदी कौन सी है, तो विकल्प में अक्सर आपको बैगई नदी देखने को मिलती है। तो इन दोनों में से जो आपको मिले विकल्प में वो लगाइए। वैसे तो ये आपकी कौन सी है, तो ये दक्षिणतम नदी है, यानी दक्षिण की सबसे दक्षिणतम नदी है। भारत की दक्षिणतम नदी कौन सी है, तो आपकी ताम्रपर्णी नदी हो जाती है। तो ये दक्षिणतम नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम एक एक करके सबको समझने वाले हैं।
तो इस तरीके से मैंने आपको ईस्टर्न और वेस्टर्न यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, इधर आपका क्या है, इधर आपका अरब सागर है, ये ध्यान रखिएगा, और इधर क्या है आपका बंगाल की खाड़ी है। तो ये बंगाल की खाड़ी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक एक करके नदी को समझेंगे। तो पहली नदी हम जो शुरू करने वाले हैं वो आपकी लूनी नदी है, जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो लूनी नदी के बारे में क्या क्या आपको जानना चाहिए उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसके बारे में क्या क्या जानना चाहिए आपको वो बात कर लेते हैं। तो पहली बात तो इसके बारे में जो मैंने मैप बनाया है उसके हिसाब से देखें तो इसका उद्गम कहाँ से होता है। इसमें कुछ बातें आपको हमेशा जाननी है कि कहाँ से निकल रही है और कहाँ जा रही है, मिलती है कहाँ पे, ये बातों आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है इस पर क्या क्या बना है, क्या क्या इस पर क्या किसी भी नदी पे तो क्या झील कौन सी है या डैम कौन सा है या कोई विशेषता है कि नहीं है, तो उन सब पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहली बात उद्गम जानेंगे। उद्गम मैंने आपको बताया कि जो आपकी नाग पहाड़ियाँ हैं, नाग पहाड़ियों में यानी एक वहाँ पे नाग पहाड़ियों से एक झील बनती है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे अना सागर एक झील है, अना सागर झील, वहाँ से इसका उद्गम होता है। लेकिन अना सागर जो झील है वो कहाँ पे है, तो वो नाग पहाड़ियों के पास है। तो नाग पहाड़ी चोटी या नाग चोटी से जो आपकी है वहाँ पे अना सागर एक झील है, वहाँ से ये निकलती है। तो इसके चोटी के निकट ये अना सागर जो है आपकी झील स्थित है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अगर आपको अना सागर झील दे रखी है तो आप इसको लगाइएगा, अगर ये दे रखा है नाग पहाड़ी तो इसको लगाइएगा। तो दोनों उद्गम आपके जो है वही है, लूनी रिवर जो है वो आपके यहाँ से निकलती है। इसके अलावा इसके बारे में क्या और जानने वाली बात है, तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात है कि इसको जो है आपके मरुस्थल की गंगा कहा जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, मरुस्थल की गंगा, मरुस्थल की गंगा कहा जाता है, या इसको इंग्लिश में कहते हैं तो गंगा ऑफ थार डेजर्ट, गंगा ऑफ थार डेजर्ट या थार की गंगा या मरुस्थल, थार मरुस्थल की गंगा, इस तरीके से आप इसको लिखिए, थार मरुस्थल की गंगा इसको कहा जाता है। फिर अब अगर एक क्वेश्चन आपसे कर सकता है कि जो आपका मरुस्थल है, जो आपका थार मरुस्थल है, उसमें प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी या लंबी नदी कौन सी है, तो वो भी आपकी कौन सी होगी, तो लूनी रिवर होगी। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि मरुस्थल से प्रवाहित होने वाली भारत की क्या है, सबसे लंबी नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। और इसके बारे में आपको क्या जानने वाली बात है, तो मैं आपको इसकी विशेषता बता दूं कि ये नदी जो है वो आधी मीठी आधी खट्टी नदी है, या खट्टी मतलब खारी। तो ये आधी मीठी और आधी खारी नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या है कि जब वो आपकी ये मान लेते हैं स्नैक हिल है, ये आपकी अरावली पहाड़ियाँ हैं, और इस पे जब अरावली पहाड़ियाँ पे स्नैक हिल से ये निकलती है, आगे बढ़ती है, तो जब ये निकलती है तब तो ये मीठी रहती है आधे रास्ते तक, तो इधर तो है मीठी। फिर जब ऐसे जैसे मरुस्थल से बहती है तो इसमें क्या मिल जाते हैं, इसमें मिल जाते हैं लवण, और लवण मिलने के बाद वो कैसी हो जाती है, खारी हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि आधी तो मीठी है और आधी कैसी है, खारी हो जाती है। और ये कहाँ जाके गिर जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो ये कच्छ के रण में जाके ख़त्म हो जाती है, तो मतलब उसमें गायब हो जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको मैप में बना लीजिए कि ये जो आपका कच्छ का रण है वहाँ पे जाके ये विलुप्त हो जाती है, तो इसीलिए इसको अंतः प्रवाह की नदी भी बोलते हैं। तो इस तरीके से ये बहती है, तो इसीलिए इसको आधी मीठी और आधी खारी नदी कहा जाता है। अब ये कहाँ गिरती है, तो मैंने आपको बता दिया है कहाँ गिरती है, तो कच्छ के रण में जाके गिरती है। यानी इसका मिलन बिंदु अगर बात करें तो मिलन बिंदु कहाँ पे है, इसका मिलन बिंदु कहीं नहीं है एक तरह से, लेकिन फिर भी हम अगर क्वेश्चन पूछता है तो कच्छ के रण में जाके ये विलुप्त हो जाती है। कच्छ के रण में क्या होती है, विलुप्त हो जाती है। मैंने आपको बताया था इसके बारे में और कि जब बारिश होती है तभी आगे ये बढ़ती है, वरना जो है ये यहीं तक रहती है। तो इस तरीके से ये आपका क्या है, कच्छ का रण है, जिसको मैंने इस तरीके से दिखा रहा हूँ। इस तरीके से इसके बारे में जो आपकी बातें हो सकती हैं वो हमने बात कर ली। आगे दूसरी नदी समझते हैं, आपकी कौन सी होगी, वो माही नदी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो माही नदी आप लिख लीजिएगा, मैं माही लिख रहा हूँ। इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे मैं साबरमती लिखूँगा तो आप साबरमती नदी लिखेंगे। तो माही के बारे में क्या है जानने वाली बात कि मैंने आपको बताया, एक तो कहाँ से निकल रही है, तो आपके जो है विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है। तो उद्गम तो आप सभी को पता है कि विंध्य पहाड़ी से है।
अब अगर उसमें भी आप स्पेसिफिक होना चाहें तो आप एक झील है जिसको मेहंद झील बोलते हैं, तो मेहंद झील से ये निकलती है। और ये किस पे है, तो ये आपकी विंध्याचल जो पहाड़ियाँ हैं, तो विंध्याचल जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से ये निकलती है, विंध्याचल माउंटेन बोलते हैं। अब ये है कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश में। अगर राज्य पूछता है तो आप MP यानी मध्य प्रदेश लगाइएगा, वहाँ से इसका उद्गम होता है। ये एक बात इसके बारे में हो गई। दूसरी बात, ये बहती हुई कहाँ जाती है, तो प्रवाह इसका देखा जाए तो किन किन राज्यों से होकर बहती है। तो एक बात तो पहली के MP से निकलती है तो MP में बह रही है, आगे बढ़ती है तो राजस्थान में जाके ये जो है उससे बहती है, और फाइनली जो है गुजरात में भी बहती है, और उसके बाद जो कहाँ गिरती है, तो ये खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है। तो इसका प्रवाह हो गया इस तरीके से। अब इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट बात जो जिसके बारे में हमने पुरानी क्लासेस में बात की है कि ये आपकी कर्क रेखा को क्या करती है, 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो ये आपको ध्यान रखना है, 2 बार काटती है। और इसके बारे में लास्ट एक बात जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि इसी नदी पे राजस्थान में क्या है, इस पे एक माही बजाज सागर जो बांध बना है वो बना है। तो माही बजाज सागर बांध का जो है निर्माण हुआ है वो आपका कहाँ हुआ है, तो वो राजस्थान में। तो इस तरीके से ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये आपसे क्वेश्चन कर सकता है। तो माही के बारे में ये बातें हैं। आगे बात करते हैं अगली नदी के बारे में जो आपकी है साबरमती नदी। इसके बारे में आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट बात है, तो एक तो इसका उद्गम जानेंगे हम, यानी कहाँ से निकल रही है वो जानेंगे। तो पहली बात मैं बता दूं कि इसका उद्गम जो है वो राजस्थान से होता है। तो सिरोही ज़िला है एक राजस्थान में, वहाँ से उसका उद्गम होता है। ठीक है, वहाँ से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। तो वहाँ से क्या हो रहा है, इसका उद्गम होता है। अब उसके बाद कहाँ पे जाके गिरती है, प्रवाह या इसका जो है मिलन बिंदु देखें तो आपके जो है राजस्थान से होते हुए फिर आगे गुजरात, राजस्थान से होते हुए गुजरात, उसके बाद कहाँ गिरती है, तो खंबात की खाड़ी में गिरती है। ये आपको ध्यान रखना है। अब इस पे एक और इम्पोर्टेंट बात है इसके लिए, वो आप जान लीजिए कि इसके पास जो है नगर स्थित हैं। तो कई बार वो नगर पूछ लेता है कि इसके किनारे कौन से इम्पोर्टेंट नगर स्थित हैं। तो इसके जो है किनारे पे एक अहमदाबाद इम्पोर्टेंट नगर तो वो स्थित है, और दूसरा गुजरात की राजधानी गांधीनगर वो स्थित है। तो इस तरीके से 2 इम्पोर्टेंट नगर इसके किनारे स्थित हैं, वो आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं और देखते हैं कौन सी अगली नदी है। तो ये आपकी जो नदी है वो आप अच्छे से समझिएगा, जिसको मैं अलग कलर से दिखाता हूँ, नर्मदा। इसको हम अच्छे से जानने वाले हैं, सारी चीज़ें अच्छे से जान रहे हैं वैसे तो, लेकिन ये आपके लिए इम्पोर्टेंट ज़्यादा है क्योंकि इससे अक्सर क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो वो चीज़ें आपको जाननी है। तो इसी सीक्वेंस में चलते हुए पहले हम जानेंगे कि नर्मदा का उद्गम कहाँ से होता है। तो नर्मदा का उद्गम जानेंगे तो वो आप सभी जानते हैं कि एक आपकी जो है सतपुड़ा है, वहाँ से उसकी श्रेणी है मैकाल श्रेणी, और उस पर एक चोटी है आपकी अमरकंटक, तो वहाँ से ये निकलती है। तो अमरकंटक से निकलती है और अमरकंटक चोटी से निकलती है। तो ये किसकी चोटी है, तो ये मैकाल श्रेणी की चोटी है। और मैकाल श्रेणी किसका भाग है, तो मैकाल श्रेणी किसका भाग है, तो सतपुड़ा का। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सतपुड़ा पहाड़ियों पे, ये सतपुड़ा पहाड़ियाँ हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब ये अगर ऐसे राज्य के हिसाब से पूछ सकता है तो अमरकंटक जो आपकी है वो कहाँ पे है, तो MP और छत्तीसगढ़ की सीमा पर ये देखी जाती है। तो इन दोनों की सीमा पर इस तरीके से हम बात करते हैं। इसकी लंबाई की अगर बात करें तो लंबाई कितनी है, तो लंबाई की अगर बात करते हैं तो 1312 किलोमीटर की लंबाई में ये फ्लो होती है। ये आपको ध्यान रखना है। और क्या है इसके बारे में इम्पोर्टेंट बात कि ये जो पश्चिम की तरफ प्रवाह होती हैं सारी नदियाँ, जितनी भी नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, यानी इसका मतलब मैं क्या लिखता हूँ कि अरब सागर में जो गिरती हैं उनमें सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो यही आपकी नदी है नर्मदा। तो पश्चिम की तरफ यानी पश्चिमी तरफ या पश्चिम की ओर, एक तरीके से लिखिए कि पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी यानी भारत की सबसे बड़ी, ठीक है। तो भारत की सबसे बड़ी या सबसे बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है आपकी, तो आपकी नदी है आपकी यही
नर्मदा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यही आपकी नर्मदा है। तो ये हो गई एक बात आपके लिए। तो अब हम इसकी जो है सहायक नदियाँ समझ लेते हैं, और सहायक नदियाँ हम डायग्राम के हिसाब से समझेंगे, तो इसमें आपको नर्मदा का मैप भी समझ में आ जाएगा। तो मैं इधर से शुरू करता हूँ। ये आपकी क्या है, ये आपकी अमरकंटक चोटी है। ये आपकी क्या है, अमरकंटक है। और इसके बारे में मैंने बताया कि ये किसके पास है, तो एमपी और छत्तीसगढ़ की सीमा पर है। अब इसके साथ मैप बनाइए, और ये यहाँ से शुरू कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये आपका मैप शुरू होता है नर्मदा नदी का, और इस तरीके से फिले होते हुए ये, और एक सेकेंड, यहाँ से फिले होते हुए ये इस तरीके से गिरती है। अब कहाँ गिरती है तो मैं वो बना देता हूँ मैप। तो ये जो है आपका यहाँ से, ये क्या है आपकी, ये आपकी खंबात की खाड़ी है। ये खंबात की खाड़ी है जिसमें जाके ये गिर जाती है। तो इस तरीके से एक नर्मदा का पहले आप मैप बना लीजिए। ये क्या है आपकी, तो ये नर्मदा रिवर है, ये आपकी नर्मदा नदी हो जाती है। अब हम समझने वाले हैं कि जो इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, या इस पे जो बांध बने हैं या कोई परियोजना है, उस सब के बारे में जानेंगे। तो मैं एक तरीके से आपको बनाता हूँ, आप इस तरीके से बनाते चलिए। तो पहले हम इसमें जो बांध देख लेते हैं कि कौन से बांध हैं। तो एक बांध यहाँ पे बना हुआ है जिसको आप इस तरीके से बना सकते हैं, और इसका नाम है बरगी बांध। तो बरगी बांध बना है, इस पर बरगी बांध बना है, और ये किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है। ये बातें आपको ध्यान रहनी चाहिए। फिर इस पे आगे बढ़ते हैं और इस पे देखते हैं, यहाँ पे एक वाटरफॉल है, जल प्रपात है, एक वाटरफॉल है जिसको आप सभी जानते हैं कि धुआंधार जलप्रपात इसको बोलते हैं। तो धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार धुआंधार जलप्रपात। तो एक धुआंधार जलप्रपात ये है, और ये भी किस राज्य में है, तो एमपी में है। ये आप ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, इसी में क्या है, यहाँ पे एक इसको मैं हटाता हूँ। इसको अगर इस तरीके से देखें तो यहाँ पे एक राज्य, ये क्या कहते हैं, इसका एमपी का एक ज़िला है जबलपुर, वो स्थित है। तो पूछ सकता है कि इसके किनारे कौन सा वो जगह स्थित है, तो जबलपुर एक स्थित है। तो जबलपुर आपका स्थित है। फिर आगे बढ़ते हैं, और इसमें एक सहायक नदी यहाँ से आके मिलती है यहाँ पे, और यहाँ से एक सहायक नदी मिलती है। जो इम्पोर्टेंट सहायक नदी है इसकी, वो आपकी रिवर कौन सी है, तो ये आपकी तवा नदी है। और कई बार क्वेश्चन में आपसे पूछता रहा है कि इसकी इंपॉर्टेंट नदियों में से जो एक विकल्प दे देता है, और उस पर तवा नदी भी नाम देता है। अब इसमें क्या है कि इस नदी पर एक बांध बना है यहाँ, और उसका क्या नाम है, तो तवा बांध है। ये आपको ध्यान रखना है। तवा बांध एक बना है, क्या बना है, तवा बांध बना है। ये आपको ध्यान रखना है, तवा नदी पर एक तवा बांध बना है। और आगे बढ़ते हैं, और इसमें एक और आपकी जो परियोजना देखते हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि एक परियोजना यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, और एक परियोजना इधर देखने को मिलती है। उसका क्या नाम है, तो ये आप सभी जानते हैं, इसका नाम है इंदिरा सागर, इंदिरा सागर परियोजना। तो इस तरीके से आप लिख लीजिएगा कि इंदिरा सागर परियोजना यहाँ पे है। फिर आगे बढ़ते हैं, और एक इस पे यहाँ पे आपको एक परियोजना देखने को मिलती है। उसका क्या नाम है, तो ओंकारेश्वर परियोजना है, ओंकारेश्वर परियोजना। तो ये परियोजना ये वाली हो जाती है। इसको आप इस तरीके से दिखा सकते हैं, आप अपने एरो करके। ये आपकी कौन सी है, तो ये आपकी क्या है, ओंकारेश्वर परियोजना है। और फिर आगे बढ़ते हैं, तो एक और परियोजना आपको इसमें देखने को मिलेगी, एक और परियोजना देखने को मिलेगी। वो यहाँ पे कौन सी है, तो आपकी कौन सी होगी, महेश्वर परियोजना। ये आपकी महेश्वर परियोजना है जो इस पर बनी हुई। अब ये जो धुआंधार हो गया, जबलपुर है, बरगी है, या इंदिरा सागर है, या ओंकारेश्वर है, या महेश्वर, ये सारी कहाँ पे हैं, तो एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद एक नदी आपको देखने को मिलेगी, एक इसमें नदी देखने को मिलती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ से एक नदी आती है इसमें, और यहाँ पे मिलती है। इसका जो नाम है वो है हिरन नदी। इसका क्या नाम है, हिरन नदी। तो एक हिरन नदी इसमें आके मिलती है, और इस हिरन नदी पे क्या है, एक बांध बना है। तो एक बांध जो आपको ध्यान रखना है, इसका क्या नाम होगा, तो इस बांध का नाम है जोबट बांध। तो इसका क्या नाम है, जोबट बांध। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें कुछ और सहायक नदियाँ हैं जिनके बारे में हम अलग से बनाएंगे। अभी एक तवा नदी हो गई, हिरन नदी हो गई। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। पहले मैं आपको और चीज़ें बता दूँ, उसके बाद में सारी नदियाँ जो सहायक नदियाँ हैं वो बताऊँगा। तो एक यहाँ पे भी आपको जो है परियोजना देखने को मिलती है, जिसका क्या नाम है, सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना। और ये आपकी कहाँ पे है, तो आपकी गुजरात में है। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है।
और इसी पे सरदार सरोवर बांध बना है, तो वो आपको ध्यान रहना चाहिए। इसके आगे एक जो है एक द्वीप है नदी पे, इसको क्या नाम है आप सभी जानते होंगे, इसका नाम है साधु बेट। इसका क्या नाम है? साधु बेट, साधु बेट द्वीप। और इसी साधु बेट द्वीप पे क्या है आप सभी जानते हैं कि सरदार जी की प्रतिमा बनी है, वो इसी पे बनी है। तो सरदार यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा बनी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है वो आपकी किस पे बनी है? इसी साधु बेट पे बनी है। इसका क्या नाम है? तो आप सभी जानते हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी है और इसकी हाइट आप सभी जानते हैं 182 मीटर है, जो विश्व की सबसे ऊंची जो है प्रतिमा है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। आगे क्या होता है कि आगे इस पर एक और बांध बना हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? तो भैरोच बांध बोलते हैं। ये भैरोच बांध बना हुआ है। तो इस तरीके की कुछ इस पर स्ट्रक्चर है। अब हम जो सहायक नदियाँ हैं उसको जान लेते हैं कि कुछ सहायक नदियाँ मैं इधर से शुरू करता हूँ और यहाँ देखते हैं कि पहली सहायक नदी जो आपकी इधर से मिलती है, यहाँ पे मिलती है एक सहायक नदी। इसको मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ, आपको साफ दिख नहीं रही होगी, ब्लैक कलर से देखते हैं। और एक सहायक नदी यहाँ पे मिलती है 1 नंबर, या इसको अगर आपके में स्पेस हो तो आप लिख लीजिए, ये शेर नदी है। ये कौन सी नदी है? तो शेर नदी इसको बोलते हैं। शेर नदी आपकी कौन सी है? तो वो आपकी सहायक नदी है, किसकी? नर्मदा की। फिर आगे एक सहायक नदी इसमें मिलती है यहाँ, और ये नदी है 2 नंबर पे आप लिख सकते हैं अलग से। ये आपकी सहायक नदी कौन सी है? तो शेर हो गई। इधर आपकी ये नदी जो है वो शक्कर नदी है। तो ये शक्कर नदी है, ठीक है, ये आपकी शक्कर नदी है, और जो इधर दक्षिण से जा रही है, ध्यान रखिएगा, इधर से फ्लो हो रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं, एक सहायक नदी और इसमें जाती है और वो भी इधर गिरती है, दक्षिण से है। तो उसका क्या नाम है? तो वो आपकी दूधी नदी है। तो ये आपकी कौन सी है? ये आपकी कौन सी है? तो दूधी नदी है। ठीक है, तो दूधी नदी हो जाती है। आप इस तरीके से बनाइएगा, और या नंबर कर सकते हैं 1 2 3, और नीचे आपके 1 2 3 इस तरीके से नाम लिख सकते हैं। जैसे दूधी नदी इधर लिख सकते हैं, और नंबर यहाँ पे 3 नंबर कर सकते हैं, ये 2 कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और इसकी सहायक नदी और देखते हैं। तवा मैंने बात कर ली। फिर इसकी अगली नदी है कोलार नदी, तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो एक नदी ऐसे आगे इधर से आके गिरती है, और यहाँ पे एक नदी है 4 नंबर, ये इसको कर लीजिए आप, और यहाँ पे 4 नंबर लिख के आपकी लिख सकते हैं कोलार नदी। तो कोलार नदी आपकी एक सहायक नदी है नर्मदा की, तो ये नदी का नाम हो जाता है। आगे एक नदी और हम बात कर लेते हैं सहायक, फिर उसके बाद जो है इसकी सारी नदियाँ लगभग हो जाती हैं। तो ये हो गया। अब इसकी एक सहायक नदी इधर से आती है, यहाँ पे गिरती है, तो इसका क्या नाम है? तो इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है आपका मान नदी। तो ये आपकी 5 नंबर है, और ये आपकी नदी का क्या नाम है? तो मान नदी है। मान नदी आपकी जो है इसकी सहायक नदी हो जाती है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये जो पूरा डिटेलिंग है सहायक नदियाँ, उस पर बने बांध, ये जो बांध है बरगी बांध, फिर ये परियोजनाएँ, फिर भैरोच बांध, या आपका ये साधु बेट पे बनी प्रतिमा, ये सारी आपकी जो है इम्पोर्टेंट हो जाती है। ये सारी क्या हो जाती है? इम्पोर्टेंट हो जाती है। और ये आपकी क्या है? खंबात की खाड़ी है, जिसके बारे में मैंने बात की, खंबात की खाड़ी। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि ये इधर आपका एमपी है और इधर क्या है आपका छत्तीसगढ़ है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम अगली नदी पे पढ़ते हैं अपनी, और देखते हैं क्या है इसमें। एक आपको मैं बता दूं कि आपकी जो धुआंधार जलप्रपात है, ये किन पहाड़ियों पे, अगर इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है तो ये भेड़ाघाट की पहाड़ियाँ हैं यहाँ, उस पे पड़ता है, वो आप ध्यान रख लीजिएगा। भेड़ाघाट की पहाड़ियों पर ये धुआंधार जलप्रपात है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। भेड़ाघाट की पहाड़ियाँ हैं, इस पे ये आपका धुआंधार जलप्रपात है। आगे बात करते हैं, अगली नदी को देखते हैं, जो आपकी है ताप्ती, या इसको क्या बोलते हैं? तापी रिवर बोला जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, और इसको हम समझते हैं कि क्या है इसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें। पहली बात तो इसका उद्गम कहाँ से होता है ये जान लीजिए। इसका उद्गम कहाँ से होता है ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका उद्गम आपको कहाँ से देखने को मिलेगा? तो बैतुल पठार से आपको देखने को मिलता है। अब ये बैतुल पठार क्या है, या बैतुल पठार में एक जगह का नाम लिख लीजिए जहाँ से ये निकलती है। तो बैतुल पठार में मुल्ताई नामक स्थान से इसका उद्गम होता है, ठीक है, इसका उद्गम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये बैतुल पठार किसके पास है, या किन पहाड़ियों पर है? तो वो आपको ध्यान रखना है कि महादेव की पहाड़ियाँ हैं। महादेव की पहाड़ियाँ सतपुड़ा पर्वत में महादेव की पहाड़ियाँ हैं, सतपुड़ा पर्वत में महादेव की पहाड़ियाँ हैं, तो उस पे स्थित है आपका बैतुल पठार। वहाँ पे एक जगह है मुल्ताई, एमपी में, मध्य प्रदेश में, वहाँ से इसका उद्गम होता है, ये आपको ध्यान रखना है।
अब इसका प्रवाह देखें, किन किन राज्यों से ये होकर बहती है, प्रवाह होती है, यानी फ़्लो इसका किधर किधर होता है। फ़्लो की बात करें तो एक तो मध्य प्रदेश वहाँ से निकलती है, तो फिर आगे बढ़ते हुए और ये महाराष्ट्र होते हुए फिर आगे गुजरात में बहती है, और गुजरात के बाद कहाँ गिरती है, तो ये आपके खंबात की खाड़ी में गिरती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से इसका फ़्लो होता है। आगे इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट, उसके बाद हम मैप बना के समझेंगे इसकी सहायक नदियाँ या बाकी चीज़ें। तो ये एक अगली बात है इसके बारे में कि इस पे एक नगर स्थित है, एक दो उसको जान लीजिए, वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक तो आपका सूरत स्थित है इसके पास, इसके किनारे पर, और दूसरा इसका एमपी में बुरहानपुर जो है वो स्थित है। तो इस तरीके के इंपॉर्टेंट कुछ हैं। आपको इसकी लंबाई पूछ सकता है, तो आप लंबाई लिख सकते हैं इसकी। तो लंबाई कितनी है इसकी, 725 किलोमीटर। ये आप ध्यान रखिएगा। अब मैं एक मैप बना रहा हूँ और मैप से समझ लेते हैं कि इसका जो है इस पर क्या और इम्पोर्टेंट बातें आपको जाननी चाहिए। तो एक तो ये कि इस पर एक पठार है जो आपका कौन सा है, जो आपका बैतुल पठार है। और यहाँ पे कौन सी जगह थी, तो मुल्ताई एक जगह है बैतुल पठार पर। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से ये रिवर निकलती है, फ़्लो होती है, और इस तरीके से बहते हुए, और ये आपकी कहाँ गिरती है, तो ये आपकी गिरती है इसी खंबात की खाड़ी में। तो ये आपकी इधर जो है खंबात की खाड़ी है, तो उसमें जाके गिरती है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपका कौन सा है, तो सूरत है, ये ध्यान रख लीजिए। और आगे हम बात कर लेते हैं और क्या बात है। तो इधर तो आपका पूरा एमपी है जहाँ से ये निकल रही है, फिर इधर आपका महाराष्ट्र है और इधर आपका गुजरात है। ये आप ध्यान रखिएगा। इस पर क्या है, एक जो है बांध बना हुआ है और एक जलाशय है, तो उसको हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको जो देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक उरी बांध बना है, या उरी बांध या उरी परियोजना है, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो उरी परियोजना यहाँ पे है, किस पे है, तो आपकी ताप्ती रिवर पे। फिर एक यहाँ पे परियोजना आपको देखने को मिलेगी, और इसका क्या नाम होगा, तो इसका क्या नाम है, काकरा पार परियोजना। तो ये आपकी कौन सी है, काकरा पार परियोजना जो है आपकी, वो आपकी गुजरात में है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखनी है। अब इस पर कौन सा जलाशय है ये, तो इस पर कौन सा जलाशय है इसकी बात करें तो इसका क्या नाम है, तो बल्लभ सागर सरोवर या जलाशय, जो आप लिखना चाहें, तो वो इस पे यहाँ पे स्थित है। तो इस तरीके से ये होती है। अब इसकी सहायक नदियाँ देख लेते हैं। तो सहायक नदियाँ मैं बता दूँ, यहाँ लिख देता हूँ, आप एक सेकंड। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी होंगी, अगला पॉइंट हमारा जो है वो सहायक नदियाँ हैं आपकी अरुणावती, गोमती। एक गोमती आपको पता है गंगा की सहायक है, एक इसकी सहायक है। तो ये है, ये एक तरीके से दाएं तट से मिलती हैं। कुछ नदियाँ और हैं जैसे बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियाँ, पूर्णा, गिरना, बोरी और एक पंजरा। तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट इसकी सहायक नदियाँ हैं, वो आपको ध्यान रखनी है। ये इसके बारे में हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब ये मैं बता दूं कि ये जो नदियां हैं, नर्मदा, ताप्ती या बाकी नदियां जो भी हैं, जो पश्चिम की तरफ अरब सागर में गिरती हैं, तो वो ज्वार नदमुख बनाती हैं। ज्वार नदमुख बनाती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको एस्चुरी बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, एस्चुरी बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि ज्वार नदमुख बनाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अरब सागर में जब गिरती हैं तो अपने साथ अवसाद बहुत कम मात्रा में लाती हैं, जिससे क्या होता है, इससे डेल्टा निर्माण नहीं होता है। जिस तरीके से ईस्ट में जो बहने वाली बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ अवसाद लेके आती हैं और क्या करती हैं, वहाँ पे डेल्टा बनाती हैं, लेकिन ये जो है इनके साथ इतना मात्रा में अवसाद नहीं होता है, तो ये डेल्टा नहीं बनाती हैं। जो पश्चिम की तरफ है अरब सागर में गिरने वाली, और नहीं बनाती हैं तो एक फ़ैन टाइप का बनाती हैं और सीधे जो है समुद्र में जो है गिर जाती हैं। तो समुद्र में गिरती हैं तो इस यहाँ पे एक वैसा स्ट्रक्चर बनता है फ़ैन टाइप का, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एस्चुरी बोलते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एस्चुरी बोलते हैं। एक तरह से समुद्र में सीधे जाके मिल जाती हैं और जो है कोई डेल्टे का निर्माण नहीं करती। तो उस तरीके से ये जो आपको ध्यान रखना है कि ये क्या बनाती हैं, तो एक एस्चुरी यानी ज्वार नदमुख बनाती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ क्या बनाती हैं, ज्वार नदमुख बनाती हैं। और पूर्वी सागर यानी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ क्या बनाती हैं, तो वो डेल्टे का निर्माण करती हैं, डेल्टा बनाती हैं। तो वो भी आपको ध्यान रखना है, दोनों नदियाँ, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो अभी हम समझ लेते हैं अगली नदी जो आपकी कौन सी है, तो वो आपकी मांडवी नदी है। तो वो आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में जानते हैं, मांडवी नदी के बारे में क्या इंपॉर्टेंट बातें हो सकती हैं। तो इसका पहली बात, मांडवी नदी को हम महादायी नदी भी कहते हैं, जिसको जल विवाद, आप पॉलिटी पढ़ते होंगे तो जल विवाद एक होता है, तो वो आप पढ़ते होंगे। तो यही महादायी नदी जो है उसको लेके विवाद देखा जाता है। तो अब इसका उद्गम देखते हैं सबसे पहले। तो उद्गम कहाँ से होता है,
इसका उद्गम कहाँ से होता है तो आपको सभी को पता है। पहली बात तो ये पश्चिमी घाट से निकलती है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? पश्चिमी घाट से होता है। अगर मैप बना के मैं बता दूँ आपको, तो ये मान लेते हैं कि ये आपका मैं बना रहा हूँ, जिस तरीके से आप मैं बना रहा हूँ उस तरीके से बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है मैप बना सकते हैं, इस तरीके से आप मैप बना सकते हैं। तो ये आपका इस तरीके से आप मैप बना सकते हैं। और यहाँ से ये मैं गोवा का मैप बना रहा हूँ। बेसिकली आपको मैं बता देता हूँ कि एक तरीके से इस तरीके से आपको मैप देखना है। तो ये जो है इधर इस तरीके से गोवा का मैप हो जाता है। इधर आपका कर्नाटक है और ऊपर इसमें जो है महाराष्ट्र है, और ये आपका क्या है तो ये आपका गोवा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जो रिवर है ये फ्लो हो रहा है इधर से इधर, तो ये फ्लो हो रहा है, ये जो रिवर है आपकी कौन सी है तो यही आपकी क्या है, मांडवी नदी है। तो ये क्या है आपकी मांडवी नदी है। और ये जो रिवर है ये एक बह के आती है, और यहाँ पे एक रिवर है ये वाली, तो ये जो बह रही है इसका नाम है ज्वारी नदी, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो ज्वारी नदी है ये, और ऊपर आपकी मांडवी। इन दोनों के बीच में आपको एक जगह मिलेगी, इसका क्या नाम है, पणजी, जो गोवा की राजधानी है। ये आपको ध्यान रखना है। तो दोनों के बीच में आपको ये मिलेगी। ये जो ये बड़ा क्षेत्र पानी का दिख रहा है आपको, तो ये जो बड़ा क्षेत्र ये वाला, तो इसी को क्या बोलते हैं, तो इसको मारमा गाँव की खाड़ी। तो मारमा गाँव की खाड़ी आपको इसको बोला जाता है। ये क्या है आपका अरब सागर है, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या है, अरब सागर है। ये पूरा क्षेत्र जो है, ऊपर इसके महाराष्ट्र है और नीचे क्या है, कर्नाटक। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से दोनों नदियाँ हो जाती हैं, एक तो आपकी मांडवी और ये आपकी ज्वारी नदी, और ये आपकी मारमा गाँव खाड़ी हो जाती है, जो आपको ध्यान रखनी है। अब आगे बात करते हैं इसी की एक यहाँ इसके नीचे शरावती नदी के बारे में बात करते हैं। शरावती नदी या सारावती नदी भी कहा जाता है। तो ये शरावती नदी या सारावती नदी कहाँ पे है, कहाँ से बहती है, तो कर्नाटक से बहती है। ये आपको ध्यान रखना है। इसी नदी पर एक इम्पोर्टेंट आपको जानना चाहिए कि आपका क्या है, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो जोग गरसोपा इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जोग गरसोपा। तो जोग गरसोपा जलप्रपात आपका कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक में, और किस पे है, तो आपकी शरावती नदी पर है। और इस पर एक परियोजना बनी है, इस नदी पर एक परियोजना बनी है। तो वो किस पे बनी है, तो वो इसी जलप्रपात के पास है या इसी जलप्रपात पे बनी है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हटाते हैं तो इसको बोलते हैं महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना। तो इसीलिए इसको महात्मा गांधी वो जलप्रपात भी कहा जाता है। इसकी जो ऊंचाई है, अगर ऊंचाई की बात करें, इसकी ऊंचाई की बात करें तो 253 मीटर ऊंचा है। क्योंकि इससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं आपको, एक नदी के बारे में और बता दूं जिसका नाम है बराही नदी। तो बराही नदी को समझ लीजिए। तो बराही नदी को पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा। मैं एक आपको जलप्रपात और बताना चाहता हूँ। बराही नदी ये भी आपकी कहाँ है, कर्नाटक से बहती है। तो इस पर भी एक जलप्रपात बना हुआ है जिसका नाम है कुंचिकुल या कहीं पे कुंचिकल बोलते हैं। तो आप दोनों एक तरीके से समझिएगा, कुंचिकल जलप्रपात। तो ये जो जलप्रपात है इसकी जो ऊंचाई है वो 455 मीटर है। अब आप समझ रहे होंगे कि ये जब 455 है तो ये 253 वाला कैसे सबसे ऊंचा हो गया। तो ये जो जलप्रपात है ये सीढ़ी नुमा है, यानी कि पहले इधर इतना गिरता है, फिर बहता है थोड़ा सा, और फिर जो है फिर गिरता है, और फिर से फिर गिरता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये सीढ़ियों के तरीके से होता है। तो इसीलिए इसको एक तरह से जो है ऊंचा तो है ये सबसे ऊंचा, लेकिन ये जो आपका है जलप्रपात, जोग जलप्रपात, वो एक बार इधर से गिरता है तो सीधा जो है नीचे गिरता है। तो ये जो हाइट है पूरी 253 मीटर, तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये जो आपकी हाइट है वो इस हिसाब से देखा जाए तो ये सबसे ऊंचा माना जाता है। अगर इस तरीके से देखें, ये सीढ़ी नुमा गिरता है, पहले गिरा फिर गिरा, तो इस हिसाब से तो ये 455 मीटर का है। लेकिन वैसे इसकी ऊंचाई 253, हर एक जगह अलग अलग है तो कम ही है, लेकिन इस तरीके से गिरता है। अब सोचिए कि इस तरीके से गिर रहा है तो ये वैसे तो ऊंचा आता है। अगर आपका देखो क्वेश्चन में आता है तो आप क्या लगाइएगा, अगर क्वेश्चन में कुंचिकुल है तो कुंचिकुल लगाना,
कि कई बार अब जो है आपके जो है एग्ज़ाम में ये सही माना जा रहा है। अगर ये नहीं है तो आप कौन सा लगाएंगे, तो लगाएंगे जोग गरसोप्पा जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि ये जो है इस तरीके से गिरता है आपका कुंचिकुल, और ये इस तरीके से सीधे एक बार में गिरता है। जैसे इधर पहाड़ियों से सीधा गिर रहा है तो ये सीधे नीचे गिरता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें एक अगली नदी जो आपकी इम्पोर्टेंट है, पेरियार नदी। तो पेरियार नदी के बारे में क्या आपको इम्पोर्टेंट बात जाननी चाहिए, वो आपको ध्यान रखनी है कि एक तो पहला काम इसका उद्गम कहाँ से होता है, यानी कहाँ से निकलती है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इसका उद्गम होता है आपकी शिवगिरी की पहाड़ियाँ हैं, तो शिवगिरी की पहाड़ियों से क्या होता है, इसका उद्गम होता है। शिवगिरी की पहाड़ियों से क्या हो रहा है, उद्गम होता है। और ये कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में है, ये ध्यान रखिएगा। वहाँ से निकल के केरल में बहती हुई, ये बहती हुई सबसे वो है पश्चिम की तरफ अरब सागर में मिल जाती है। तो केरल में सबसे बड़ी लंबी नदी यही है आपकी। तो अगर इस तरीके से बात करें तो केरल की सबसे लंबी व सबसे बड़ी नदी तो कौन सी है आपकी, वही आपकी पेरियार है। इसका अब ये क्या है कि उद्गम हुआ शिवगिरी की पहाड़ियों से, लेकिन इसका मुहाना पूछ सकता है, यानी कहाँ पे ये गिरती है, कहाँ पे मिलती है। तो मुहाना इसका कहाँ पे है, तो एक मैंने आपको पढ़ा है वेम्बनाड की झील। तो वेम्बनाड झील में जाके ये मिल जाती है, ठीक है। तो मुहाना इसका क्या है, वेम्बनाड झील में है। इससे संबंधित कुछ परियोजनाएं होती हैं जो इस पर बनी हुई हैं, तो कुछ परियोजनाएं आपको ध्यान रखनी है। तो कुछ परियोजनाएं इस पर बनी हैं वो ध्यान रखनी है। एक तो मुल्ला पेरियार परियोजना है, मुल्ला पेरियार परियोजना, और दूसरी है इडुक्की परियोजना। तो दूसरी है इडुक्की परियोजना, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से दो परियोजना इस पर बनी हुई हैं। तो ये जो आपकी कुछ इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जो पश्चिम की तरफ अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं, इनको हमने अच्छे से समझ लिया है कि जिस पे डायग्राम बनना चाहिए था वो भी हमने जान लिया है। अब हम समझ लेते हैं अपनी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को जो आपकी इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। तो अब हम जानने वाले हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिए, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो ये जो है आपकी इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसमें हमने बात की थी कि पहली नदी हमारी कौन सी है, तो स्वर्णरेखा नदी। तो स्वर्णरेखा नदी के बारे में हम जानेंगे। स्वर्णरेखा नदी को हमने जो है आपकी दामोदर जब पढ़ रहे थे तब हमने समझा था कुछ उसके बारे में कि स्वर्णरेखा और उसकी एक सहायक नदी थी खरकई। तो वो सब हमने जान लिया था, मैं आपको बस इतना हिंट दे देता हूँ, आप वहाँ से अपना रिवीजन कर सकते हैं। इसकी एक सहायक नदी खरकई और स्वर्णरेखा, इसके जो है दूसरी दोनों जहाँ मिलती हैं वो एक गांव था साकची गांव। और वहाँ पे क्या हुआ था आपको सभी को पता है कि 1907 में एक टिस्को की स्थापना हुई थी। टिस्को जो कंपनी है टाटा जी की, तो ये कंपनी की स्थापना हुई थी और 1911 में इसका क्या हुआ था, उत्पादन शुरू हुआ था। और आज वो जमशेदपुर या टाटा नगर के नाम से जाना जाता है साक्षी गांव। तो 1911 में उत्पादन शुरू हुआ था। अगर आप चाहें तो इतना बातें लिख सकते हैं, बाकी मैंने आपको वहाँ पे बता दी थी। तो अब इसका हम समझ लेते हैं, इस रांची जो स्वर्णरेखा नदी है कि क्या है इसके बारे में। तो वो एक उद्गम जान लेते हैं पहले, कहाँ से ये निकलती है। तो पहला ये कि उसका उद्गम जो है रांची पठार से होता है, जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। जब हम अपना जो है रांची पठार के बारे में जान रहे थे, दामोदर नदी के बारे में जान रहे थे, तब हमने इसकी बात की थी कि वहाँ से एक स्वर्णरेखा नदी निकलती है और एक जो आपकी जो है दामोदर नदी निकलती है। तो इस तरीके से हमने बात की थी। आगे बात करें इसके बारे में, तो ये कहाँ कहाँ किस किस राज्य से फ्लो होती है, यानी कि प्रवाह इसका कहाँ कहाँ पे है। तो एक पहली बात तो झारखंड से निकलती है, रांची पठार से, तो झारखंड हुआ। फिर आपका वेस्ट बंगाल जाती है और उड़ीसा में बहती है, और फिर उड़ीसा में बहते हुए कहाँ गिरती है, तो आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से इसका प्रवाह है, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और फिर आपकी बंगाल की खाड़ी। तो इस तरीके से आपको चीज़ें समझनी है। इस पर एक इम्पोर्टेंट आप जलप्रपात है वो जान लीजिए, जो कई बार क्वेश्चन में पूछता रहा है, जिसको बोलते हैं हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात ये आपको जानना है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर इसके बारे में अगर देखा जाए तो इसकी कुछ सहायक नदियाँ, जिसके बारे में एक दो के बारे में हमने बात कर ली है और बाकियों को हम देख लेते हैं। तो सहायक नदियाँ कौन सी हैं इसकी, ये आपसे पूछ सकता है।
तो सहायक नदियाँ, मैप आपको मैंने पहले स्टार्टिंग बना दिया। जो इंपॉर्टेंट नदी, जो बड़ी नदी, जो जिसके बारे में ज़्यादा चीज़ें जाननी चाहिए, उसको डिटेल में हम समझेंगे। कुछ नदियाँ जो एक दो चीज़ें जानते हैं जिसके बारे में या पूछी जाती हैं, उनको मैंने पहले आपको बना दिया है, उसकी लोकेशन, उसके बारे में जो जो बातें होंगी वो हम लिखा रहे हैं। तो जैसे स्वर्ण रेखा नदी है, वो कहीं इतनी बड़ी नदी नहीं है, इसीलिए हम जो है उसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं वो समझ रहे हैं। लेकिन अगर गोदावरी होगी, कृष्णा होगी या महानदी होगी, तो उनको हम और अच्छे से डायग्राम से समझेंगे। तो इसीलिए आप ये मत सोचिएगा कि मैं डायग्राम हर एक नदी पे बनाऊंगा या नहीं बना रहा हूँ। जिस पे इंपॉर्टेंट होगा उसके लिए बनाया जाएगा, आप चिंता ना करें। तो इस तरीके से हमने बात कर ली और इसकी सहायक नदियाँ देखते हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंट एक सहायक नदी है जिसको कांची नदी बोलते हैं। खरकई नदी को मैंने आपको बताया था, ये आपकी एक सहायक नदी है। एक और करकई नदी भी होती है, खरकई और करकई। तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट इसकी सहायक नदियाँ। ये कांची जो नदी है, इसकी सहायक नदी है, इस पर एक जलप्रपात है जिसको दसम जलप्रपात बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, दसम जलप्रपात है वो आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट इसके बारे में जानने की बातें हो जाती हैं। अब एक दो बातें हम अपनी अगली नदी ब्राह्मणी के बारे में समझ लेते हैं। कई बार क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, कई बार नहीं पूछा जाता, तो आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये। बहुत कम चांस है कि इससे क्वेश्चन आए। एक दो बातें इसके बारे में जो आपको जाननी चाहिए वो जान लीजिए। तो पहली बात मैं इसको आपको बता दूं इसमें कि ये जो दो धाराओं से मिलकर बनती है, पहली बात तो ये जानना है आपको। तो एक कोयल धारा होती है, कोयल नदी की एक धारा होती है, छोटी सी नदी, और एक शंख धारा होती है। तो कोयल और शंख की धाराएं जो हैं, की धाराओं से मिलकर बनी होती है, की धाराओं से मिलकर क्या होती है, बनी होती है या बनती है। तो ये क्या होती है, इन दोनों से मिलकर बनती है। तो इस तरीके से इसको जानना है। और ब्राह्मणी जो है कहाँ से बहती है, तो उड़ीसा से होकर बहती है, बंगाल की खाड़ी में आपके गिर जाती है। तो उड़ीसा से बहती है और कहाँ पे गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका फ्लो हो जाता है। इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट बात, इसकी एक इम्पोर्टेंट सहायक नदी है, इसकी एक इम्पोर्टेंट सहायक नदी है, उसको जान लीजिए। इसकी सहायक नदी का नाम है बैतरणी। तो बैतरणी एक इसकी सहायक नदी है, बैतरणी नदी एक सहायक नदी है। और इसको इसलिए इम्पोर्टेंट है ये कि इसको क्या बोला जाता है, इस बैतरणी को उड़ीसा की गंगा कहते हैं। तो उड़ीसा की गंगा इसको कहा जाता है, बैतरणी नदी को उड़ीसा की गंगा कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्या कहते हैं, उड़ीसा की गंगा कहते हैं किसको, बैतरणी। और बैतरणी किसकी सहायक है, तो आपकी ब्राह्मणी की सहायक है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं और अगली इंपॉर्टेंट नदी जो आपकी है वो महानदी। इसको हम अच्छे से समझने वाले हैं, विद डायग्राम समझेंगे। तो इसको आप समझिए। पहले इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखते हैं और फिर हम एक डायग्राम बनाएंगे जिसके साथ ही इसको चीज़ों को समझेंगे। तो पहली बात इसके बारे में जान लीजिए कि इसका उद्गम कहाँ से होगा, और फिर हम सबको उसको डायग्राम से समझेंगे। तो इसका जो उद्गम होता है वो आपको सबसे पहली बात मैंने आपको बताया था, दंडकारण्य पठार एक, जिसके बारे में हमारी क्लासेस में पिछले चर्चा हो चुकी है, पिछली क्लासेस में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इससे संबंधित या आगे भी सब्जेक्ट जो पढ़ाए जाएंगे वो आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो ये कहाँ से निकलती है, दंडकारण्य पठार से। वहाँ पे एक जगह है छत्तीसगढ़ में, तो वहाँ पे क्या है, दंडकारण्य पठार का एक जगह है सिहावा। ये कई बार क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा जाता रहा है, सिहावा से ये निकलती है। और ये सिहावा है कहाँ, तो ये आपका छत्तीसगढ़ में है, ये आपको ध्यान रखना है। मैं CHH इसीलिए बनाता हूँ कि ये छत्तीसगढ़ को डिनोट करता है। आप भी शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं अगर, तो इसी तरीके से लिखिए, पूरा लिखें तो आप एग्ज़ाम में लिखिएगा। तो इस तरीके से इसका होता है, छत्तीसगढ़ से के सिहावा से निकलती है, दंडकारण्य पठार से, तो इसका उद्गम होता है। अगर इसका प्रवाह या फ्लो पूछता है, इसका फ्लो कहाँ से कहाँ तक है, इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछता है, तो आप पहली बात तो आप छत्तीसगढ़ से निकलती है तो छत्तीसगढ़ है। फिर कहाँ से फ्लो होगी, तो आपका उड़ीसा से, और फिर कहाँ पे मिल जाती है, तो बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है, तो ये बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। आगे इस पे एक इम्पोर्टेंट बांध बना हुआ है जिसको आप सभी जानते होंगे, हीराकुंड बांध। ये कौन सा बांध है, हीराकुंड बांध, और किस राज्य में है, तो उड़ीसा में है, उड़ीसा में है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी लंबाई की बात करें, इसकी लंबाई की बात करें तो हीराकुंड बांध जो है आपका 4801 मीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। वैसे तो ये काफ़ी लंबा है, लेकिन सबसे ज़्यादा लंबाई इसकी है, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, भारत का सबसे लंबा बांध बोलते हैं। तो ये क्या है, भारत का सबसे लंबा बांध है, भारत का सबसे लंबा बांध है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बारे में और इम्पोर्टेंट क्या बात है, तो एक तो ये जानना है कि ये अब उद्गम हुआ है इसका, तो इसका मुहाना भी जानना पड़ेगा। तो मुहाना हमने जाना, सॉरी, अब वो बे ऑफ बंगाल में मिल रही है, लेकिन इसके मुहाने पर एक द्वीप
एक बंदरगाह बना है उसको जानना है। तो इसके मुहाने पर एक बंदरगाह है जिसको पाराद्वीप बंदरगाह बोलते हैं। पाराद्वीप बंदरगाह है, और ये कहाँ पे है, किस राज्य में है, तो उड़ीसा में है। ये आपसे कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता रहा है कि पाराद्वीप बंदरगाह किस राज्य में है या किस नदी के पास में है। तो एक तो महानदी के मुहाने पर है और यह आपका उड़ीसा में है। अब महानदी क्यों इम्पोर्टेंट है, तो इसका जो बेसिन का क्षेत्र है, यानी इसका जो एरिया है जहाँ से ये फ्लो होती है, तो ये जो इसका बेसिन का क्षेत्र है वो पूरा क्षेत्र किस लिए फेमस है, तो चावल की खेती के लिए फेमस है। तो ये भी आपको जानना चाहिए कि इसके बेसिन में किसकी खेती ज़्यादा होती है, तो बेसिन में चावल की कृषि की जाती है। तो इसके बेसिन में क्या की जाती है, चावल की कृषि की जाती है। अब जो मैं आपको बताता हूँ, जैसे पारादीप बंदरगाह बताया, उसके नीचे हाईलाइट कर लिया करिए अपने काले या किसी और कलर के पेन से, जिससे आपको एक आइडिया रहेगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये आपका हो जाता है, ये चावल की खेती के लिए फेमस है पहली बात। एक के बारे में एक और बात जान लीजिए इसके बारे में, कि इसके अगर किनारे पे पूछे कि नगर कौन से स्थित हैं, किनारे पर स्थित नगर, तो वो आपके लिए और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। कुछ नगर इम्पोर्टेंट हैं जो इसके किनारे पर स्थित हैं, जैसे आप सभी ने जानते होंगे, सुना होगा, एक कटक है, एक भुवनेश्वर है। तो ये तो दोनों हो गए उड़ीसा में, ये दोनों उड़ीसा के हैं। इसके अलावा एक छत्तीसगढ़ का धमतरी करके एक जगह है, वो भी फेमस है, जो आपकी छत्तीसगढ़ में, और ये दोनों कहाँ पे हैं, तो उड़ीसा में। तो ये तीनों जो जगह हैं वो किसके किनारे स्थित हैं, तो इसी के किनारे स्थित हैं। आगे इसकी सहायक नदियाँ जान लेते हैं और फिर मैप के साथ में हम चीज़ें समझेंगे और क्या इंपॉर्टेंट बात होती हैं। तो इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं जो आपको जाननी चाहिए। तो इसकी सहायक नदियाँ बात कर लेते हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट सहायक नदी है तेल, फिर इसकी एक और सहायक नदी है ओंग, फिर एक मांड, फिर एक हसदो, जिसको लेके कुछ समय पहले विवाद हुआ था, और एक जो है आंदोलन चला था हसदो बचाओ आंदोलन, जो कि नदी को बचाने की बात थी, तो हसदो बचाओ आंदोलन शुरू हुआ था। और एक आपकी है शिवनाथ, जो है इस तरीके की सहायक नदियाँ हैं आपकी जो है महानदी की। अब एक मैप बनाता हूँ, उससे आप कुछ चीज़ें समझ पाएंगे जो आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। जैसे ही एक नदी बह रही है, ये आपकी नदी बहती जा रही है आपकी महानदी, तो ये आगे जाके दो धाराओं में बढ़ जाती है। तो मैं आपको बनाता हूँ जिस तरीके से आप बनाइएगा। तो ये दो धाराओं में इस तरीके से, एक तो इधर धारा चली जाती है, ठीक है, और एक इधर से फ्लो होते हुए इस तरफ जो है इस तरीके से मिल जाती है। तो इधर जो एक झील बनती है जिसके बारे में हम बात करेंगे, तो ये जो आपकी झील बनती है, ये कौन सी झील है, चिल्का झील। तो चिल्का झील, और चिल्का क्या है, भारत का सबसे बड़ा लेगून है या भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये आपको ध्यान रखना है कि क्या है, सबसे बड़ा लेगून है भारत का, या इस तरीके से लिखिए, भारत का सबसे बड़ा लेगून। अब लेगून क्या होते हैं कि तीनों तरफ से जो है ज़मीन से घिरे हों और एक तरफ से समुद्र से हों, कनेक्टेड हों, तो उनको क्या बोलते हैं, लेगून बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो एक तरह से क्या है, भारत का सबसे बड़ा लेगून है या खारे पानी की सबसे बड़ी झील, खारे पानी की सबसे बड़ी क्या है, झील है। ये आपको ध्यान रखना है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो ये जो हो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब यही चिल्का झील है जो आपकी सबसे पहली रामसर साइट घोषित की गई थी। तो ये भी आप चाहें तो लिख लीजिए कि ये फर्स्ट घोषित की जाने वाली क्या है, रामसर साइट है, रामसर साइट ऑफ इंडिया। तो रामसर साइट ऑफ इंडिया है, यानी कि जो है पहली, इस तरीके से लिख सकते हैं, एक सेकेंड, पहली आर्द्र भूमि जो रामसर साइट में शामिल की गई। ये ध्यान रखिएगा कि भारत की पहली है, विश्व की पहली नहीं है, भारत की पहली है। भारत की पहली आर्द्र भूमि जो रामसर साइट में शामिल की गई, वो कौन सी है आपकी, तो वही चिल्का झील है। ये आपको ध्यान रखना है। इधर क्या है आपका, इधर आपकी बे ऑफ बंगाल है, वो आप ध्यान रखिएगा, क्या है, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी है। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, और ये आपका पूरा जो है, इसमें एक बात और बता दूं, यहाँ पे एक जगह है इन दोनों धाराओं के बीच में, जिसको क्या बोलते हैं, कटक बोलते हैं। यानी जो कटक की मैं बात कर रहा था वो दोनों के बीच में है, और ये जो मुख्य धारा है ये आपकी महानदी है।
ये क्या है, महानदी की मुख्य धारा है। इसकी ही एक सहायक, एक तरह से इससे विभाजित होकर डिस्ट्रीब्यूटरी इधर तरफ चली जाती है और उससे क्या निर्माण होता है, एक चिल्का, यानी चिल्का तो वैसे समुद्र से बन रही है लेकिन इसमें चिल्का में जाके ये मिलती है नदी, महानदी की एक डिस्ट्रीब्यूटरी। तो इस तरीके से आपको चीज़ें समझनी है। आगे बात करते हैं और अगली नदी समझते हैं कि आपकी कौन सी है। तो आपकी अगली नदी है गोदावरी। उसको समझिएगा कौन सी नदी है, तो कौन सी है, गोदावरी नदी है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें क्या है इसकी सहायक नदियाँ, क्या इसके बारे में और आपको चीज़ जाननी चाहिए वो समझ लेते हैं। तो इसके बारे में पहली बात कि इसका उद्गम कहाँ से है। तो इसका उद्गम समझ लीजिए कहाँ से ये निकलती है। तो एक महाराष्ट्र में जगह है त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर करके एक जगह है। तो त्र्यंबकेश्वर से ये निकलती है और कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में है। मैं महाराष्ट्र पूरा नहीं लिखता हूँ, आप लिख सकते हैं इस तरीके से महाराष्ट्र, ठीक है। तो आप इस तरीके से महाराष्ट्र लिख सकते हैं, मैं बस MH लिखता हूँ इसीलिए कि आप जो है जल्दी से चीज़ें समझ पाएँ। तो त्र्यंबकेश्वर से ये निकलती है, तो यहाँ से उद्गम होता है। इसकी लंबाई अगर पूछी जाए तो लंबाई आप लिखेंगे 1465 किलोमीटर, इतने में ये लंबाई है इसकी। इसके साथ ही क्योंकि आपको सभी को पता है ये भारत की जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर आप मुहाने और उद्गम के हिसाब से देखें तो ये पूरे भारत की सबसे लंबी नदी हो जाती है। इसको दक्षिण गंगा बोलते हैं, इसको प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कहा जाता है। तो वो सब हम बातें करेंगे, सबके बारे में बताया जाएगा। लेकिन इसकी लंबाई कितनी है, 1465 किलोमीटर। इसका प्रवाह देखते हैं, ये फ़्लो कहाँ से होती है, इसका फ़्लो देखते हैं कहाँ कहाँ से होती है। तो एक तो पहली बात महाराष्ट्र से निकलती है, तो महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना और फिर आपका आंध्र प्रदेश और फिर आपका जो है बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। तो आप बे ऑफ बंगाल BOB लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं BOB। तो चाहें तो ये लिखते रहिए, जो कि बंगाल की खाड़ी या बे ऑफ बंगाल इसको बोलते हैं। तो इसका फ़्लो हो गया आपका महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। अब इसके बारे में एक दो बातें और बनाते हैं, फिर हम सहायक नदियाँ जो हैं मैप के जरिए समझेंगे। तो ये क्या है, आपकी सबसे लंबी नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी है। किस एंगल से, तो उद्गम और मुहाने के अनुसार। अगर ये एंगल आप समझ लें, दो एंगल समझ लें तो उसके हिसाब से देखा जाए तो सबसे लंबी नदी भारत की कौन सी है, वो आपकी गोदावरी होगी। उद्गम मतलब भारत में ही उद्गम हो रहा है और भारत में ही इसका फ़्लो होता है और भारत के ही किसी न किसी क्षेत्र में जाके मिलती है। जैसे अगर आप कहें गंगा, तो देखिए गंगा निकलती तो उत्तराखंड से, इस तरीके से फ़्लो होती है। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है आपका कौन सा है, ये आपका जो है बस बांग्लादेश जो है उसमें जाके फ़्लो होती है। तो एक तरीके से देखा जाए तो भारत में अकेला फ़्लो नहीं है इसका। ब्रह्मपुत्र देखा जाए तो वो भी चाइना, बांग्लादेश और आपका भारत। सिंधु देखा जाए तो सिंधु भी आप देखते हैं पाकिस्तान और भारत से होते हुए और इधर आपका तिब्बत से फ़्लो होती है। तो इस एंगल से सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाती है, तो वो आपकी गोदावरी है, क्योंकि ये भारत में ही, भारत से निकलती है, महाराष्ट्र से, और पूरे भारत की सबसे लंबी नदी 1465 किलोमीटर बहते हुए और ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है। इस एंगल से देखा जाए तो ये भारत की क्या है, सबसे लंबी नदी है। अगर आपको क्वेश्चन करता है कि उद्गम और मुहाने के एंगल से, मुहाने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप कौन सी नदी लगाएंगे, तो आप गोदावरी नदी लगाइएगा, ये आपका आंसर सही होगा। आगे बात करते हैं और देखते हैं कि दक्षिण गंगा इसको कहा जाता है, दक्षिणी गंगा इसको कहा जाता है। और दक्षिण की गंगा किसको बोलेंगे, तो कावेरी को बोलेंगे। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले ये जान लीजिए, इसको दक्षिणी गंगा या इसको क्या बोलते हैं, या इसको वृद्ध बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं, बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। तो क्या बोलते हैं, बूढ़ी गंगा भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट और है कि ये क्या है कि प्रायद्वीपीय जो भारत है, प्रायद्वीपीय भारत जो है उसकी सबसे लंबी नदी है। इससे लंबी नदी प्रायद्वीपीय भारत में तो नहीं है, तो प्रायद्वीपीय भारत की क्या है, सबसे लंबी नदी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम इसको मैप के जरिए समझते हैं कि और किस तरीके से इसकी सहायक नदियां हैं उनको जान लेते हैं और इसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। तो मैं आपको मैप के जरिए चीज़ें बताता हूँ। एक मैप बनाते हैं इसका, गोदावरी का। तो मैप हम इधर से शुरू करेंगे। ये मान लीजिए हैं आपका क्या है, ये तरफ त्र्यंबकेश्वर की चोटी है, तो इसको त्र्यंबक चोटी भी बोलते हैं। तो यहाँ से आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं महाराष्ट्र से। तो इस तरीके से ये फ़्लो होती है और ये फ़्लो होते हुए ये मिल जाती है इधर आपकी बंगाल की खाड़ी में, कई भागों में बढ़ जाती है।
तो ये 3 धाराओं में बेसिकली 3 धाराएँ इसकी जानी जाती हैं जिनमें ये फ़्लो होती है। और बीच में मैंने बेसिक बताया था कि यहाँ बील पाए जाते हैं। तो ये जो इस तरीके के स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे, तो इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, तो इस तरीके से आपको देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से 3 धाराओं में बंटती है। इन 3 धाराओं का नाम लिख लीजिए, फिर हम आगे समझेंगे कि कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो इसमें एक धारा जो निकलती है ऊपर की तरफ, ये वशिष्ठी जो है गोदावरी कहलाती है। तो ये वशिष्ठी धारा है। फिर आपकी वैष्णवी धारा निकलती है, तो ये वैष्णवी गोदावरी कहे जाते हैं इसको, यानी इसको जो है वशिष्ठी गोदावरी, ये वैष्णवी गोदावरी, और इधर नीचे जो है आपकी गौतमी गोदावरी। तो इतना नहीं पूछेगा, लेकिन आप लिख लीजिए कि इस तरीके की जो है 3 धाराओं में ये बढ़ती है। इसकी कुछ सहायक नदियों को समझ लेते हैं। जैसे एक सहायक नदी इधर से आती है, एक सहायक नदी इधर से आती है इसमें, और यहाँ मिलती है। तो इस पर एक जो है, इसका पहले बात नाम क्या है, तो इंद्रावती। तो इसको क्या बोलते हैं, इंद्रावती नदी, ये इसकी सहायक नदी है। और इस पर एक जलप्रपात है जो फेमस है, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता रहा है। तो ये जो जलप्रपात आपको जानना जरूरी है, इसका क्या नाम है, चित्रकूट जलप्रपात। क्या नाम है, चित्रकूट जलप्रपात। क्या है, चित्रकूट जलप्रपात, ये आपको जानना चाहिए। तो चित्रकूट जलप्रपात है, ये आपका किस पे है, इंद्रावती नदी पे। अगर राज्य पूछता है तो आप किस राज्य में है, ये छत्तीसगढ़ राज्य में है। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, चित्रकूट जलप्रपात को क्या बोलते हैं, तो इसको भारत का नियाग्रा कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, भारत का नियाग्रा किसको बोलते हैं, इसको बोला जाता है। अब ये नियाग्रा क्या है, तो हम बात करेंगे, जो आप विश्व ज्योग्राफी पढ़ेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे, उसमें जानेंगे कि नियाग्रा जलप्रपात आपका अमेरिका में है। इसी की तर्ज पे हम चित्रकूट जलप्रपात को चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा बोलते हैं। तो आपकी जो है इंद्रावती नदी होगी इसकी एक सहायक नदी। आगे बढ़ते हैं, और इसमें एक जो है नदी आके मिलती है, इसमें एक नदी आके मिलती है, ये इसका क्या नाम है, तो इसमें पेनगंगा इसको बोलते हैं। पेनगंगा आपने सुना होगा। तो ये इस तरीके से होती है। इधर से एक नदी आके मिलती है, इसका क्या नाम है, तो ये नदी जो है बेनगंगा है। ये आपको ध्यान रखना है। ये कौन सी है, तो बेनगंगा है। इसी बेनगंगा में एक छोटी इसकी सहायक नदी होती है जो इसमें जाके मिलती है, इसको बोलते हैं बरधा। इसको क्या बोलते हैं, बरधा बोलते हैं। अब जब ये मिल जाती है और मिलने के बाद आगे बढ़ती है, तो इसका नाम हो जाता है प्राणहिता। क्या हो जाता है, प्राणहिता। इसको क्या बोलते हैं, प्राणहिता। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जाके फाइनली किस में मिल जाती हैं, आपकी गोदावरी में। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। इस तरफ से एक आपको इसको में सहायक नदी मिलती है, यहाँ इसमें एक सहायक नदी मिलती है जिसको मंजरा नदी बोलते हैं। तो इसको मंजरा बोलते हैं। आगे इसकी एक और सहायक इधर से देख लेते हैं। तो इधर से एक सहायक नदी आती है, इसमें एक सहायक नदी आती है जिसको पूर्णा नदी बोलते हैं। पूर्णा नदी बोलते हैं। और पूर्णा की एक सहायक नदी है जो इधर से मिलती है, जिसको दूधना नदी बोलते हैं। दूधना नदी कहा जाता है। तो इस तरीके से आप देखते हैं इसमें इसका स्ट्रक्चर। तो ये हो गई आपकी सहायक नदियाँ, जो इम्पोर्टेंट सहायक नदियाँ हैं गोदावरी की। ये तो आपकी क्या है, गोदावरी नदी है। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं अपनी अगली नदी कृष्णा नदी के बारे में क्या आपको जानना चाहिए। तो कृष्णा नदी को देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं। तो पहली बात इसकी पहली बात उद्गम, इसका उद्गम जान लेते हैं। उद्गम कहाँ से होता है, तो एक महाराष्ट्र में महाबलेश्वर जगह है, महाराष्ट्र में एक महाबलेश्वर जगह है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। फिर इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई की बात कर लेते हैं। तो 1400 किलोमीटर ये लंबाई में है, यानी ये दक्षिण भारत की क्या है, दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये प्रायद्वीपीय भारत की क्या है, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी क्या है, सबसे लंबी नदी है। ये आपको ध्यान रखना है। इसका प्रवाह पूछ सकता है, तो फ्लो किस राज्य में होता है, प्रवाह किस राज्य में होता है। प्रवाह जान लेते हैं, इसका फ्लो जान लेते हैं। एक तो महाराष्ट्र से निकलती है, तो महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं और कर्नाटक में इसका फ्लो होता है। फिर आगे तेलंगाना में इसका फ्लो देखा जाता है, और फिर आगे आंध्र प्रदेश में भी इसका फ्लो है। और फाइनली कहाँ पे है, तो बे ऑफ बंगाल, यानी कि आपकी बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो ये आपके इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट। फिर एक मैप के जरिए मैं आपको इसके कुछ बांध बता देता हूँ। वैसे इस पर 2-3 बांध इंपॉर्टेंट है जो आपको जानने चाहिए। कि जैसे मान लेते हैं ये महाबलेश्वर नदी है, और ये इस तरीके से जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
इधर ऐसे तरीके के कुछ स्ट्रक्चर बने हुए हैं इसमें, इसको बील बोलते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको चर्चा की थी। तो ये इस तरीके से होता है। इस पर कुछ इंपॉर्टेंट बांध बने हैं जो इसको आपको जानना चाहिए। यहाँ पे एक बांध बना हुआ है जिसका क्या नाम है, श्री सैलम बांध। ये श्री सैलम बांध है आपका आंध्र प्रदेश में। श्री सैलम बांध कहाँ पे आपका, आंध्र प्रदेश में है। आगे बढ़ के इस पर एक और बांध बना हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, तो नागार्जुन सागर बांध। तो इस तरीके से आप देखते हैं। ये आपका कहाँ पे है, तो तेलंगाना में है। ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ है, तेलंगाना में है। फिर आगे इसमें एक यहाँ पे बांध है और इसको क्या बोलते हैं, तो इसको अलमाटी बांध बोलते हैं। ये कौन सा है, तो अलमाटी बांध है। और ये कहाँ पे है, तो आपका कर्नाटक में। ये आपको ध्यान रखना है। तो कुछ इस पर इम्पोर्टेंट बांध है। आगे इसकी एक सहायक नदियाँ हैं कुछ, तो उसको जान लेते हैं, विद डायग्राम जानेंगे। तो डायग्राम के हिसाब से देख लेते हैं इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, वो आपको जाननी चाहिए। तो मैं फिर से एक मैप बनाता हूँ कि ये आपकी महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ हैं या चोटी है। तो यहाँ से इसका जो है उद्गम हो रहा है, मान लेते हैं ये फ्लो हो रही है इस तरीके से। तो ये आपकी जो है स्ट्रक्चर बनता है इस तरीके का। ये कृष्णा का डेल्टा हो गया, तो कृष्णा का डेल्टा है, ठीक है, ये आपका डेल्टा हो गया। अब इसकी जो है ये आपका क्या है, तो ये महाबलेश्वर है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका क्या है, महाबलेश्वर, ठीक है। अब इसकी सहायक नदियाँ जान लेते हैं कौन सी इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है। तो महाबलेश्वर मैं एक सेकंड में ऊपर लिखता हूँ, महाबलेश्वर। तो ये महाबलेश्वर से निकलती है। यहाँ पे इसकी एक सहायक नदी है, यहाँ से एक फ्लो होती है सहायक नदी, जिसको कोयना नदी बोलते हैं। और 1967 में क्या हुआ था कि यहाँ इस पर एक बांध बना था जिसमें दरार पड़ गई थी वजन बढ़ने की वजह से, और जिसके जो है गिरने की वजह से क्या हुआ, उस बांध की वजह से भूकंप आया था। तो वो कोयना नदी का जो है इम्पोर्टेंट एक बन जाता है। आपको याद रखना है कि कोयना नदी पे एक बार उसकी वजह से भूकंप आया, उसके बांध की वजह से, वो आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से एक आगे एक नदी मिलती है इसमें इसी तरफ से, और इसका क्या नाम है, तो पंचगंगा इसको बोलते हैं, पंचगंगा इसको बोलते हैं। फिर एक यहाँ से नदी मिलती है, इसको घाट प्रभा बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, घाट प्रभा बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फिर एक नदी इस तरीके से मिलती है, इसमें एक नदी मिलती है जिसको घाट प्रभा के बाद आप सभी जानते हैं माल प्रभा बोलते हैं। तो इसकी एक माल प्रभा ये वाली सहायक नदी हो जाती है। आगे बढ़ते हुए इसमें एक और सहायक नदी मिलती है, और ये आपकी सहायक नदी इसकी इम्पोर्टेंट सहायक नदी है, जो दो धाराओं से मिलकर बनती है। इस दो धाराओं से कौन सी हैं, तो एक आपकी ये धारा आपकी तुंगा होती है, और ये धारा आपकी भद्रा होती है। तो ये दो धाराओं से मिलकर तुंगभद्रा कहलाती है, तुंगभद्रा कहलाती है, तुंगभद्रा कहलाती है, ये तुंगभद्रा कहलाती है। इसमें एक सहायक नदी, इसकी भी सहायक नदी जाके मिलती है, एक सेकंड। इसमें एक इस तरीके से सहायक नदी मिलती है जिसको वेदवती बोलते हैं। तो वेदवती नदी आपको इधर से देखने को मिलेगी। ये क्या है, तुंगभद्रा जो है, ये जो है कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तुंगभद्रा नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे इसकी सहायक नदी के बारे में जाने तो और कौन सी है, तो एक इधर से नदी आपको देखने को मिलेगी, यहाँ मिलती है, जिसका नाम है मुनेरू। तो ये आपकी मुनेरू नदी है, तो इसकी सहायक नदी है। फिर आगे इसमें एक सहायक नदी देखने को मिलती है जिसको मूसी नदी बोलते हैं, मूसी नदी। इस पे क्या है आपका, हैदराबाद जो है स्थित है, हैदराबाद इसी मूसी नदी के पास किनारे स्थित है। आगे बढ़ते हैं और एक सहायक नदी जानते हैं। इसमें एक सहायक नदी यहाँ मिलती है जिसको बोलते हैं डिंडी नदी, जो है इसकी कृष्णा की सहायक नदी। और एक इम्पोर्टेंट नदी जो है इधर से आती है और मिलती है, इसका क्या नाम है, तो आप सभी जानते हैं, इसका नाम है भीमा नदी। तो भीमा है। अब इस तरीके से इसकी सहायक नदियाँ हो जाती हैं, किसकी, ये आपका कृष्णा डेल्टा हो गया, कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ ये सारी हो जाती हैं। एक बात ये इसके बारे में जान लीजिए, ये जो आपका तुंगा है, तुंगा नदी है, इसी के पास में आपका कौन सा है, श्रृंगेरी मठ है, जिसको शंकराचार्य ने बनवाया था कर्नाटक में। तो ये कहाँ है, तो कर्नाटक में। और ये श्रृंगेरी मठ जो है आपका कहाँ पे है, तो इसी तुंगा नदी के पास में है, जो किसकी है, तुंगभद्रा की जो है एक सहायक नदी, वो सॉरी इसी से बनने वाली तुंगभद्रा है। तुंगा जो जलधारा है उसकी, तुंगभद्रा की जलधारा है तुंगा, और एक भद्रा, दोनों मिलती हैं तो तुंगभद्रा कहलाती है। और एक इसके बारे में जान लीजिए, एक इधर नोट करके लिख लीजिए कि जो आपकी कृष्णा है, कृष्णा नदी व तुंगभद्रा,
इन दोनों के बीच क्या है, एक रायचूर दोआब स्थित है। ठीक है, जो मतलब एक तरह से संपन्न है, कृषि संपन्न क्षेत्र है। तो ये क्या है, रायचूर दोआब कहाँ है, इनको तुंगभद्रा और कृष्णा के बीच में है, और ये क्षेत्र जो है क्या है, कृषि संपन्न क्षेत्र है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं और देखते हैं अगली नदी के बारे में। तो अगली नदी आपको जाननी चाहिए, उसके बारे में जान लेते हैं। और अब जो है मैं आपको मैप बना दिया था, उस हिसाब से मैं चीज़ें आपको बताते रहूँगा। तो आगे हम जो नदी पढ़ने वाले हैं वो आपकी पेन्नार नदी है। कौन सी है, पेन्नार नदी। इसको जान लेते हैं, इसके बारे में क्या जानना चाहिए। तो एक तो इसके बारे में बता दूं, इसे एक नदी एक नाम से और जाना जाता है, इसे पिनाकिनी नदी भी कहते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको पिनाकिनी नदी भी कहा जाता है। इसे पिनाकिनी नदी भी क्या कहते हैं, कहा जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसका प्रवाह यानी फ़्लो देखें, ये कहाँ कहाँ से बहती है, इसका फ़्लो देखते हैं। इसका फ़्लो देखें तो एक तो पहली बात ये कर्नाटक से निकलती है, तो कर्नाटक का एक होता है, वहाँ से फ़्लो होती है, वहाँ से बहती है। फिर आंध्र प्रदेश से बहती है और बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है, यानी बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। अब मैं एक मैप बना देता हूँ इसका, तो आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कि देखिए ये जो एक चोटी है, ये कर्नाटक में एक चोटी है, तो इसका क्या नाम है, नंदी पहाड़ी। ठीक है, तो इसका क्या नाम है, नंदी दुर्ग या नंदी पहाड़ी बोलते हैं। तो नंदी दुर्ग लिख सकते हैं या नंदी पहाड़ी बोल सकते हैं। तो नंदी पहाड़ी कहाँ पे, ये आपकी कर्नाटक में है। यहाँ से इसका जो है उद्गम होता है, यहाँ से ये नदी निकलती है और फिले होते हुए इस तरीके से, और ये बे ऑफ बंगाल है, आपका बंगाल की खाड़ी है, जिसमें आके जाके मिल जाती है। तो ये क्या है, बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, जिसमें आके मिलती है। तो इसके पे क्या है, इसकी सहायक नदियाँ देखिए कि इस जो नदी है आपकी कौन सी है ये, तो ये नदी है आपकी पेन्नार। अब पेन्नार की सहायक नदियाँ कैसे कैसे हैं, प्रवाह देख लिया आपने, इसको पिनाकिनी नदी भी कहते हैं। इधर से एक इसमें नदी मिलती है, इसमें एक नदी मिलती है, जिसको क्या नाम देते हैं, चित्रावती नदी कहते हैं। तो इसकी एक सहायक नदी हो जाती है चित्रावती। फिर एक सहायक नदी इधर से मिलती है इसकी, और इसका नाम है पापा घनी नदी। पापा घानी नदी या पापा घनी नदी भी बोलते हैं। तो ये पापा घानी हो गई। फिर इसमें एक नदी इधर से मिलती है, इसको बोलते हैं बहोदा नदी। तो इसमें एक नदी मिलती है बहोदा नदी। तो इस तरीके से ये आपकी राइट साइड से हो जाती हैं नदियाँ। इसमें लेफ़्ट की तरफ से एक नदी इधर से मिलती है, और इसको बोलते हैं सागी लेरू नदी। तो इसमें एक सागी लेरू नदी मिलती है, सागी लेरू। तो सागी लेरू है। फिर इसमें एक इस तरफ से नदी आती है, और यहाँ पे एक नदी मिलती है जिसका नाम है कुंदेरू। तो इसमें कुंदेरू एक नदी जाके मिलती है। तो इस तरीके से कुछ इसकी सहायक नदियाँ हो जाती हैं। नंदी पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। उद्गम कहाँ से होता है, तो नंदी पहाड़ियों से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में एक बात और ये है जो जाननी चाहिए कि इसके किनारे पे क्या है, एक नेल्लोर नगर स्थित है। तो इसके किनारे पे क्या है, नेल्लोर नगर स्थित है। ठीक है, यानी कि शहर की बात करें तो एक नेल्लोर नगर जो है, आपका नगर जो है स्थित है। नेल्लोर नगर जो किसके किनारे पे है, तो आपकी पेन्नार नदी के किनारे पे है। अब एक और छोटी सी नदी है इसके साथ ही, जिसको समझ लीजिए पलार नदी। जिसके बारे में खास कुछ जानना नहीं है, एक दो बातें हैं जो जान लीजिए कि एक पलार नदी है, जिसको हमने मैप में दिखाया हुआ है। इसका उद्गम जान लेते हैं। इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो ये भी कहाँ से होता है, नंदी दुर्ग पहाड़ी से, और ये कर्नाटक में है, ये आपको पता है। तो नंदी दुर्ग पहाड़ी से होता है। इसका प्रवाह देखते हैं, फ़्लो कहाँ कहाँ से बहती है या किस राज्य में। तो एक तो कर्नाटक जहाँ से निकलती है, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, और फिर आपकी बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। इसके किनारे पे एक शहर स्थित है, वो आपको जानना चाहिए। किनारे पर शहर है जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसको तिरुचिरापल्ली बोलते हैं। तिरुचिरापल्ली एक शहर है तमिलनाडु का, तो वो इस पर बसा हुआ है। इसके अलावा एक इसके बारे में इम्पोर्टेंट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो जाननी चाहिए कि ये क्या करती है, जो भारत की सबसे गहरी जो है गौज बनाती है। भारत की सबसे गहरी कैनियन का निर्माण करती है, यानी अंतः सागरीय, इसको बोलते हैं अंतः सागरीय कैनियन का निर्माण करती है। अंतः सागरीय कैनियन का निर्माण करती है। अब कैनियन क्या चीज़ होगी, तो जैसे मान लेते हैं ये हमारा भारत का है। अब ये बे ऑफ बंगाल हो गया, समुद्र हो गया, एक तरह से आप समझिए समुद्र है। मान लेते पलार नदी जहाँ से फ्लो हो रही है, तो ये जो फ्लो होती है, इसका ये पलार नदी का मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ। जैसे ये फ्लो हो रही है,
ठीक है, ये समुद्र हो गया। यहाँ से नदी आ रही है, नदी आ रही है। अब जब ये कटान करती है इसके जो सतह पर और काट के इस तरीके की शेप बना देती है, इस तरीके की वी आकार की शेप, और बड़े स्तर पे तो बड़े स्तर की वी आकार की शेप बनाती है। इस तरीके से काटती रहती है और ये काटती रहती है, और काटने के बाद वी आकार का शेप जब बनाती है, जब दीवार में मान लेते हैं ये आपकी दीवार है एक, ठीक है। तो मैं एक सेकंड वो 3D के हिसाब से कोशिश करता हूँ बनाने की, 3D के हिसाब से कोशिश करता हूँ। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ ये चीज़, और ये समझिएगा। मान लेते हैं ये एक आपको स्ट्रक्चर दे रखा है, और इसमें अगर मैं इस तरीके से कोई एक नदी फ्लो करवा रहा हूँ, ठीक है, और ये इसको काट के इस तरीके से अगर इसको वैसा शेप बना दे, ऐसा शेप बना दे एक, कि इसको काट के इस तरीके का शेप बना दे, वी आकार का शेप बना दे, और गॉर्ज टाइप का बन जाता है। वी आकार की घाटी जब बड़ी हो जाती है, जैसे वी आकार की घाटी जब बड़ी हो जाती है तो वो गॉर्ज बन जाती है, और इससे इसकी भी बड़ी जब बन जाती है तो वो आपकी कैनियन हो जाती है। तो इसी तरीके से ये काटती है समुद्र की सतह को और गहरी गॉर्ज बनाती है, गहरी खाई की जैसी बनाती है, खाई के रूप में बनाती है। इसी को सबसे बड़ी अंतःसागरीय कैनियन बोला जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। आगे बात कर लेते हैं, आगे बात कर लेते हैं कि इसके बारे में इतनी ही बातें हैं। अब हम अगली जो इम्पोर्टेंट नदी है उसको जानते हैं कि कौन सी आपकी अगली इम्पोर्टेंट नदी है। तो अगली इम्पोर्टेंट आपकी कावेरी है, जिसको और अच्छे से हम समझेंगे, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट नदी को मैं अच्छे से बताता हूँ क्वेश्चन बनने के चांस वहीं से ज़्यादा आपको रहेंगे। तो पहली कावेरी नदी के बारे में बात है, जो इसको क्या बोलते हैं, दक्षिण भारत की गंगा। ये बात आपको जाननी है कि दक्षिण भारत की गंगा बोले तो आपको कावेरी लगानी है, और दक्षिणी गंगा या दक्षिण की गंगा तो वो आपकी गोदावरी रहती है। लेकिन दक्षिण भारत की गंगा कौन सी होगी, कावेरी, और दक्षिणी गंगा कौन सी होगी, तो आपकी गोदावरी। ये आपको ध्यान रखना है, दक्षिणी गंगा गोदावरी, दक्षिण भारत की गंगा उसको कावेरी बोलते हैं। अब इसका उद्गम देखते हैं, यानी कहाँ से निकलती है। तो कहाँ से निकलेगी, तो ये आपकी कर्नाटक में एक ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ हैं। तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से क्या होता है, इसका उद्गम होता है। तो कर्नाटक में है, ये आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से इसका उद्गम होता है। इसकी लंबाई पूछ सकता है आपसे, इसकी लंबाई कितनी है, तो 764 किलोमीटर है। कितनी है, 764 किलोमीटर है। इस तरीके से इसका ये स्ट्रक्चर बनता है। इसके बाद इसके बारे में इम्पोर्टेंट बातें कुछ हैं, तो वो मैं आपको स्ट्रक्चर बनाने के बाद बताऊंगा। या पहले जान लीजिए एक दो बातें, कि एक तो ये कि इस पे जो है कर्नाटक में क्या है, इस पे कर्नाटक में 2 बांध बने हुए हैं और एक जलप्रपात है, वो जान लीजिए। फिर हम उसको स्ट्रक्चर में दिखाएंगे। जैसे इस पे एक कृष्ण सागर या कृष्ण राज सागर बोलते हैं इसको, कृष्ण राज सागर बांध बना हुआ है। और इसी पे कर्नाटक में ही इस पे शिव समुद्रम जलप्रपात है। तो इस नदी पर क्या है, शिव समुद्रम जलप्रपात है कर्नाटक में। तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु में क्या फेमस है इस नदी पे, तो एक तो मेट्टूर बांध बना हुआ है। क्या बना है, मेट्टूर बांध, एक तो मेट्टूर बांध बना है। और एक क्या है, इसको बोलते हैं होकेन हेगल जलप्रपात। होकेन हेगल जलप्रपात बना हुआ है इसी नदी पर। तो ये 2 बातें हैं। अब इसको हम डायग्राम से समझेंगे। इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या क्या है उसको हम डायग्राम से समझ लेते हैं। तो मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, आप इसको इसी तरीके से बनाइए। एक तो ये हो गई आपकी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ, ठीक है, जिसके बारे में हमने बात की थी। तो यहाँ से इसका उद्गम होता है और ये फ्लो करती है इस तरीके से इसका फ्लो हो रहा है। तो इस तरीके से इसका फ्लो होता है और ये इस तरीके से कई शाखाओं में बट जाती है, कई शाखाओं में ये बट जाती है। यानी ये जो है बंगाल की खाड़ी में मिलती है और ये क्या बनता है, ये डेल्टा बनता है। कौन सा, तो इसी को हम कावेरी का डेल्टा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, तो ये कावेरी का डेल्टा है, ठीक है। तो ये कावेरी का डेल्टा है। अब ये डेल्टा क्यों फेमस है, इधर तो आपकी बे ऑफ बंगाल है, आप ध्यान रखिएगा। ये कावेरी का डेल्टा है और ये फेमस क्यों है, तो पहली बात ये चावल की खेती के लिए फेमस है। चावल की खेती के लिए क्या है, खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो ये बात आपको जाननी है, वो ध्यान रखनी है कि ये आप किसके लिए फेमस है, इसके लिए फेमस है। और इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, इसी कावेरी डेल्टा को चावल की खेती की वजह से दक्षिण भारत का क्या बोलते हैं, इसको दक्षिण भारत का अन्न का कटोरा या इसको खाद्यान्न का कटोरा बोल सकते हैं।
क्या बोलते हैं, खाद्यान्न का, दक्षिण भारत का खाद्यान्न का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये हो जाता है आपका इस तरीके से चर्चा। अब इस पे हम जानते हैं इसकी सहायक नदियाँ, इस पे जो बने हुए बांध वो सब जानेंगे। तो मैं इधर से शुरू करता हूँ और आप इस तरीके से बनाते जाइए। आप बना रहे हैं अगर तो इस पे एक यहाँ पे जो है इसकी सहायक नदी आके मिलती है, जिसको हम बोलते हैं हेमावती। इसकी सहायक नदी है हेमावती। ये आपकी हेमावती इसकी सहायक है, हेमावती नदी इसमें आके मिलती है। फिर आगे एक और सहायक नदी मिलती है इधर से, इसमें एक सहायक नदी मिलती है, इसका नाम है हरंगी नदी। इसमें एक हरंगी नदी आके मिलती है जो इसकी सहायक नदी है, जो आपकी कौन सी है, कावेरी। तो ये आपकी कावेरी नदी है और ये कहाँ से निकल रही है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। आगे बढ़ते हैं और इसमें एक जो है जिसके बारे में हमने चर्चा की, इस पर क्या बना है, एक इस पर आपका बांध बना हुआ है जिसका क्या नाम है, कृष्णराज सागर बांध, जिसके बारे में मैंने पहले ही लिखा दिया है, कृष्णराज सागर बांध। तो ये बना हुआ है इस पर। आगे आगे बात करते हैं। आगे इसमें एक सहायक नदी इधर से मिलती है आके, इसमें एक सहायक नदी मिलती है आगे, इसको बोलते हैं काबिनी नदी। इसको बोलते हैं काबिनी नदी। तो वो आपको ध्यान रखना है, इसमें काबिनी नदी आके मिलती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसमें एक और सहायक नदी आके मिलती है इधर, और इधर एक सहायक नदी मिलती है, इसको बोलते हैं स्वर्णवती। स्वर्णवती नदी बोलते हैं। तो ये इसकी एक सहायक नदी हो जाती है। फिर एक दो और सहायक नदी समझ लेते हैं। एक सहायक नदी इधर से आके मिलती है इसमें, और इसको बोलते हैं समसा नदी। क्या बोलते हैं इसको, समसा नदी बोलते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और इसमें एक बांध बना हुआ है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। यहाँ पे एक बांध है जिसको मैट्टूर बांध बोलते हैं, मैट्टूर बांध बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फिर से एक सहायक नदी इसकी और लास्ट जान लेते हैं। तो एक नदी है इधर आके मिलती है, इधर से ऐसे फिल होती है और यहाँ पे जाके मिलती है। तो ये नदी कौन सी है, तो आपकी भवानी नदी है। तो ये नदी हो जाती है भवानी। और इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, एक नदी और आगे इसमें मिलती है और ये आपकी नदी दो धाराओं से मिलके बनती है। तो इसमें ये जो नदी है आपकी कौन सी है, तो अमरावती नदी है। एक सेकेंड, कौन सी है, अमरावती। ये कौन सी है, अमरावती नदी है। आगे इसमें एक जो बना है, डैम बना है, ये सबसे पुराना डैम है भारत का, इसको एनीकट डैम बोलते हैं। इसको एनीकट डैम बोलते हैं। इसके बारे में हम अलग से चर्चा करने वाले हैं। अब एक और चीज़ बता दूं कि इसके ही नॉर्थ में यहाँ पे एक जो है यूटी है आपका, इसको क्या बोलते हैं, पुडुचेरी बोलते हैं। तो पुडुचेरी किसके डेल्टा के ऊपर है, तो आपका कावेरी डेल्टा के नॉर्थ में है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आपकी जो है सहायक नदियाँ हो जाती हैं, इस पे बांध जो हो जाते हैं वो जान लिए। और आपको मैं बता दूं कि इस पे एनीकट डैम है, इसके बारे में क्या आपको ध्यान रखना है। एनीकट डैम, इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको कल्याण डैम के नाम से भी जानते हैं, कल्याण बांध इसको बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये दो नामों से जाना जाता है, तमिलनाडु में है ये आपको ध्यान रखना है। और यही वही जगह है तिरुचिरापल्ली जहाँ पे ये स्थित है। तो इसके बारे में क्या जानने वाली बात है कि पहली बात तो ये एनीकट डैम क्यों प्रसिद्ध है, क्यों फेमस है, कि ये पहला जो ऐसा दुनिया का सबसे पुराना बांध है जो बहती नदी पे बनाया गया था। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि बहती नदी पर बनाया गया, बहती नदी पर बनाया गया दुनिया का सबसे पुराना बांध। सबसे पुराना बांध कौन सा है, तो यही आपका कल्याण बांध है जो एनीकट डैम है। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो निर्माण की अगर बात करें तो इसकी मरम्मत तो कई लोगों ने करवाई, अंग्रेज़ों ने भी करवाई, लेकिन इसका निर्माण जो करवाया था वो चोल शासक ने करवाया था। और चोल शासक कौन सा था वो, एक सेकेंड, चोल शासक कौन सा था, तो चोल शासक था करी कालन। तो उसके द्वारा किया गया निर्माण था, करी कालन द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, चोल शासक था वो। तो इस तरीके से इसके बारे में आपको ये बात ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं और एक दो आप नदी जान लेते हैं इंपॉर्टेंट, जो इसके बारे में क्या क्या बातें हो सकती हैं। तो वो उसके बाद जो है आपकी सारी नदियाँ लगभग ख़त्म हो जाएंगी। तो बह गई नदी के बारे में जान लेते हैं। इसके बारे में क्या जानने वाली बात है, एक तो उसका उद्गम जानिए, कहाँ से होता है, ये आपको जानना ज़रूरी है कि ये जो है एक ये बरसुनाड की पहाड़ियाँ हैं। तो बरसुनाड, तो एक सेकेंड, बारुसनाड की पहाड़ियाँ हैं, बारुसनाड।
ठीक है। तो वहाँ की हिल्स हैं तमिलनाडु में, वहाँ से ये निकलती है, तो वहाँ से निकलती है। अगला इसके बारे में जैसे इसका मुहाना पूछ सकता है, तो मुहाना आप सभी जानते हैं, लेकिन इसमें कुछ अलग हो जाता है। जैसे पाक की खाड़ी इसका आंसर होता है, तो ये बैगई नदी जो है वो पाक की खाड़ी में जाके गिरती है, ये आपको ध्यान रखना है। इस नदी के पास एक शहर या नगर स्थित है, आप नगर लिखिए, नगर स्थित है, उसका क्या नाम है, तो इसका नाम है मदुरई या मदुरै बोलते हैं इसको। तो ये जो है शहर इस पे स्थित है, नगर स्थित है। लास्ट आपकी सबसे दक्षिणतम नदी है ताम्रपर्णी, वो जान लीजिए ताम्रपर्णी के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है। तो पहला तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम जान लेते हैं। उद्गम इसका अगस्त्यमलाई पहाड़ियों से होता है, अगस्त्यमलाई पहाड़ियों से होता है, ठीक है। अगस्त्यमलाई पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। दूसरी बात, इसका मुहाना कहाँ पे है, अगर ये पूछता है मुहाना मतलब कहाँ पे ये गिरती है, तो ये आपकी कहाँ गिरती है, मन्नार की जो खाड़ी है, तो मन्नार की खाड़ी में जाके ये गिरती है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे इसको क्या बोलते हैं, तो इसको इसके बारे में इम्पोर्टेंट बात है कि भारत की क्या है, ये भारत की क्या है, दक्षिणतम नदी है, जिसके बारे में मैंने पहले ही लिख दिया, दक्षिणतम नदी है। तो ये भारत की दक्षिणतम नदी है। और सबसे बड़ी बात इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट जान लीजिए दोनों के बारे में, कि ये सदाबाहिनी नदी है। पहली बात, सदाबाहिनी नदी है। और किसकी तरह है, तो कावेरी की तरह है ये, कावेरी की तरह सदाबाहिनी नदी है। इसका क्या मतलब हुआ सदाबाहिनी का, कि ये जो अपना पानी प्राप्त करती हैं, तो इनको दोनों पानी यानी कि इनको जो जल प्राप्त होता है दक्षिण पश्चिम मानसून से भी प्राप्त होता है, इसको हमने पढ़ाया था, और इनको जो है उत्तर पूर्वी मानसून से भी वर्षा प्राप्त होती है। इसीलिए ये 12 महीने बहती है, यानी पूरे साल बहती है। इसीलिए इनको सदाबाहिनी यानी सदा बहने वाली नदी कहा जाता है। जैसे कावेरी नदी भी सदाबाहिनी नदी है, वैसे ही ताम्रपर्णी भी सदाबाहिनी नदी है। तो इस तरीके से आपकी आज की जो है पूरी भारत की नदियाँ ख़त्म हो जाती हैं, और पूरे दक्षिण भारत की हमने पूरी नदियाँ कर ली हैं। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। आगे हम नए टॉपिक को लेकर शुरुआत करेंगे, तो उसका नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको लाइक कर लीजिए वीडियो को, और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए अगर आपको कोई PDF चाहिए होगी। जैसे हमारे और कई बैच चल रहे हैं, जैसे UP PCS, UP पुलिस, और आपका GK GS प्रोग्राम चल रहा है। इसके अलावा NCERT प्रोग्राम चल रहा है। इसके अलावा UPSC को लेकर चीज़ें चल रही हैं हमारी, अगर आप UPSC एग्ज़ाम दे रहे हैं तब। तो ये जो सारी चीज़ें आपको नोटिफिकेशन मिलता है, इसलिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके मोटिवेशन से, आपके प्यार से हमें मोटिवेशन मिलेगा। आपके लिए कई चीज़ें हम करते रहेंगे। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं किसी और वीडियो को लेके, और अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए किसी और वीडियो को लेके मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।